all. I hope you all are doing good. I am Nikita Jaiswal. In our today's session, we will be learning about the chemical reactions and equations. Right? तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जहां हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में. राइट? क्या डिफरेंस होता है रिएक्शंस में और उसकी इक्वेशंस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम यहाँ पर बैलेंसिंग करने वाले हैं. Also, we'll be discussing about some other important concepts based on the same chapter. ठीक है, so let's quickly start with the session now, talking about the chemical reactions. So chemical reactions क्यों होती है? They are going to happen because of the chemical changes. कैसे होंगी? chemical changes की वजह से chemical reactions यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. ठीक है, लेकिन chemical changes क्या होंगे? तो दो तरह के changes हैं which we can see in our environment, right? There are few physical changes and few are going to be the chemical changes over here. ठीक है, कुछ examples यहाँ पर लेके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. टॉकिंग अबाउट द फिजिकल चेंजेस, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हमें नजर आएंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम कह सकते हैं इफ यू आर कटिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर, ठीक है, इफ यू आर फोल्डिंग अ पेपर और इफ यू कैन सी द चेंज इन द मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट, द आइस विल बी कमिंग इनटू द वाटर विल बी वेपराइज्ड एंड ऑल सच चेंजेस विल बी कंसिडर्ड अंडर अ फिजिकल चेंज. टॉकिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस, यहाँ पर क्या होगा? केमिकल चेंजेस के अंदर बेसिकली कॉम्पोजिशन में चेंज होगा. व्हाट? द कॉम्पोजिशन चेंज इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर और न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी. किसकी फॉर्मेशन होगी? न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाली है केमिकल चेंजेस के अंदर. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस की वजह से ही केमिकल रिएक्शंस है, हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे. अब हमें कैसे पता कि केमिकल चेंज हो चुका है या नहीं हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा. अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है बेसिकली व्हेन वी आर हैविंग सम रिएक्टेंट्स. ठीक है, कुछ ओरिजिनल सब्सटेंसेस हमने यहाँ पर लिए हैं एंड दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो जो भी चीज हम लिखेंगे कहाँ पर, जो भी चीज हम लिखने वाले हैं LHS पे, दैट इज गोइंग टू बी अ रिएक्टेंट. वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर रिएक्टेंट. जो भी हमें यहाँ पर मिलेगा बाद में एज ए रिजल्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एन प्रोडक्ट. ठीक है, तो RHS में जो हमें मिलने वाला है, जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है बेसिकली, दैट्स व्हाट कंसिडर्ड एज एन प्रोडक्ट. ठीक है, तो रिएक्टेंट जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस है उनको हमने कहा रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स हमारे होंगे जो कि फॉर्म होगा बाद में आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. क्लियर है? यहाँ तक समझ आया हमको? ठीक है, तो इन दोनों चेंजेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना कि ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा. तो आई होप हम दोनों को हमें समझ में आ चुका है फिजिकल और केमिकल चेंज. अच्छा, कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या केमिकल चेंज का? बिल्कुल. कंबस्शन की अगर हम बात करते हैं, कंबस्शन मींस व्हाट? कंबस्शन मींस वी आर बर्निंग अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, तो कंबस्शन हमारा एग्जांपल होता है किसका? केमिकल चेंज का ही एग्जांपल होने वाला है. इफ यू आर बर्निंग एनीथिंग, व्हाट हैपेंस? द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. ये कुछ न्यू सब्सटेंस यहाँ पर हमें मिलता है, मतलब ये केमिकल चेंज के अंदर आएगा. ठीक है, व्हेन वी आर कुकिंग अ फूड, खाने को पकाना भी क्या है? दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन केमिकल चेंज. क्यों? एक तो पहली चीज ये इरिवर्सिबल होते हैं. इरिवर्सिबल मतलब केमिकल चेंज होने के बाद हमें दोबारा से वो सेम चीज ऑब्टेन नहीं होने वाली. ठीक है, आप खुद अज्यूम करो हमने सब्जी बना दी है. ठीक है, वी हैव मेड द करी. आफ्टर मेकिंग अ करी वी आर नॉट एबल टू गेट इट बैक. ठीक है, वो हमें दोबारा से अब दोबारा नहीं मिलने वाली है. ठीक है, जो सब्सटेंस, जो रॉ मटेरियल हमने वहां यूज किया था, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज किए थे, वो हमें बाद में नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में हमें क्या याद रखना है? नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे. फिजिकल चेंज में सिर्फ चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब शेप में, साइज में, या कभी कभी कलर में भी चेंज आ जाता है. These are the changes which involves in the physical changes. Got it everyone? Is it clear? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली केमिकल चेंजेस के बारे में. ठीक है, केमिकल चेंजेस और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. मूविंग अहेड. ओके, तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट दी फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होंगे? देखो, जैसे कि इफ यू आर कटिंग द वेजिटेबल्स, आप क्या बना रहे हो? आप सैलेड बनाना चाहते हो. हम सैलेड कैसे बनाते हैं? वी कैन मेक द फ्रूट सैलेड, वी कैन मेक द वेजिटेबल सैलेड, बट हाउ इट इज मेड? इट इज मेड यूजिंग द knife, right? What we are doing? We are just cutting of the vegetables. Vegetables को कट करने के बाद भी still they are remaining the same, right? अभी भी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हुई है, उनसे कोई भी न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिला है. ठीक है, तो फिजिकल चेंज में पहली चीज हमें क्या याद रखनी है? नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्मिंग. What? No new substance will be formed. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. और चेंजेस सिर्फ कहाँ आएंगे? यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर. ठीक है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने वाला है और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा. क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है? इज इट क्लियर विद एवरीवन?
यस, नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म ओवर हियर, ये हमें याद रखना है। ठीक, सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास। सपोज हमने ग्लास को ब्रेक कर दिया, बहुत बार ऐसा होता है राइट, वी ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड इट विल ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद भी ग्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ग्लास अभी भी ग्लास ही है। ठीक है, नो मैटर आप उसके कितने भी पीसेस में हम डिवाइड करते हैं, स्टिल इट विल रिमेन अ ग्लास ओनली। ठीक है, तो ग्लास हमेशा क्या रहेगा, ग्लास हमेशा ग्लास ही रहने वाला है। टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग ऑफ आइस, वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर दिस। आइस का क्या हो सकता है, देखो आइस को हमने रखा सपोज फ्रिज में, सॉरी आइस को हमने रखा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू द वाटर। आइस मेल्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है राइट। सेम वाटर को अगर हम हीट कर देते हैं, सो इट विल बी फॉर्मिंग द वेपर, वो क्या बना देता है, वो वेपर बना देता है। ठीक है, अब इसी वेपर को अगर हम कंडेंस कर देंगे तो क्या होगा, व्हेन वी आर कंडेंसिंग द सेम वेपर इट विल बी कन्वर्टिंग इन द वाटर अगेन। कंडेंस मतलब कूल डाउन अगर हम कर देते हैं तो। ठीक है, तो वेपर से हमें वाटर मिल सकता है, वाटर से अगर वाटर को हम दोबारा से फ्रीज कर देंगे सो वी आर अगेन गोइंग टू गेट द आइस। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है, अगर हीट करते जाएंगे तो इस तरह से चलेगा, इफ यू आर कूलिंग इट डाउन सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाहे आइस हो, वट एवर इट कुड बी आइस, इट कुड बी द वाटर और द वेपर, हर जगह तो इसका फॉर्मूला है दैट विल रिमेन H2O, वो क्या रहेगा, वो हमेशा H2O ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज है, स्टेट चेंज है। स्टेट चेंज कैसे है, देखो सॉलिड, आइस हमारा सॉलिड है, लिक्विड इज अ वाटर इज अ लिक्विड एंड वेपर की अगर हम बात करें दैट इज अ गैसियस स्टेट। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, डन एवरीवन, आई होप दिस इज ऑल क्लियर अबाउट दी फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर चेंज आएगा सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि इसका शेप चेंज हो सकता है, शेप के साथ साइज कुड आल्सो चेंज एंड आल्सो विद दैट वी कैन से स्टेट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फिजिकल चेंजेस। ठीक है, दीज थ्री थिंग्स विल बी चेंजिंग ओवर हियर। आई होप वी आर क्लियर विद दिस राइट। मूविंग अहेड विद द केमिकल चेंजेस नाउ। केमिकल चेंजेस क्या होंगे, केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि नेचर में आकर करते हैं, बहुत यूजुअली हम देखते हैं लाइक द सीजनल चेंजेस राइट, वी आर हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर, सो हाउ द वेदर इज चेंजिंग दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, सॉरिंग ऑफ अ मिल्क, सॉरिंग ऑफ मिल्क व्हाट, लाइक इफ यू आर लीविंग द मिल्क आउटसाइड ऑफ द रूम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बाहर ही छोड़ दिया, हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, तो क्या होगा, दैट विल स्टार्ट सॉरिंग। ठीक है, वो खट्टा होने लग जाता है कुछ देर बाद, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट राइट, फ्रूट मेच्योर कैसे होता है, पकता कैसे है, केमिकल चेंजेस की वजह से ही ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कर्ड किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। हम क्या करते हैं, मिल्क के अंदर थोड़ा सा हम कर्ड ऐड करते हैं और वो पूरा फिर कर्ड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है। यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन के थ्रू ये कंप्लीट होता है। क्लियर एवरीवन, यस। तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, केमिकल चेंजेस में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्मिंग हियर, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर नया सब्सटेंस बन रहा है मतलब जो कॉम्पोजिशन है हमारी वो चेंज होने वाली है। क्या कॉम्पोजिशन है, जिससे पहले हमारा रॉ मटेरियल बना हुआ था, दैट इज गोइंग टू बी चेंज ओवर हियर। क्लियर, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आई होप हमें डिफरेंस समझ में आ गया है। यस, ओके, मूविंग अहेड नाउ विद द केमिकल रिएक्शंस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ही केमिकल चेंज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंस। मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को क्या करेगा, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको हम न्यू क्यों कह रहे हैं, न्यू कह रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल अलग है। वो जो पहले हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस था दैट इज नॉट द सेम फ्रॉम दिस न्यू सब्सटेंस नाउ वी आर ऑब्टेनिंग। अगर सब्सटेंस नया है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है, न्यू होने वाली है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंस। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, न्यू सब्सटेंस हमें जो मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी नई होने वाली है। क्या होंगी, प्रॉपर्टीज भी न्यू होंगी। Yes, now during the chemical reactions a rearrangement of atoms takes place। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ एटम्स पहले कुछ अलग तरह से कंबाइंड थे और अब उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया है। उस अरेंजमेंट की वजह से ही नए मॉलिक्यूल्स, नए पार्टिकल्स या फिर नया हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है,
Done. So rearrangement of atoms takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties. तो अब जो new substance बनेगा उसकी properties क्या होंगी, बिल्कुल अलग होने वाली. कैसी होंगी, बिल्कुल अलग होंगी. तो दो सपोज हमने हाइड्रोजन के एटम लिए हैं, एक हमने ऑक्सीजन का एटम लिया है, तो यहाँ हमारे पास बना वाटर का मॉलिक्यूल. क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिल चुका है, कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल चुका है. देखो ना, एटम्स हमारे अभी भी सेम है. पहले भी हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, अभी भी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट पहले था वो अब नहीं है. दैट हैज बीन चेंज नाउ. ठीक है, वो अलग हो गया है, वो चेंज हो गया है यहाँ पर. ठीक है, अंडरस्टूड दिस. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. किसमें, न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं. क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड दिस. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो सपोज हमारे पास दो H2 के मॉलिक्यूल थे. ठीक है, एक हमारे पास था ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले देखो 4 ग्रीन एटम से और 2 ब्लू एटम से, ऐसे समझते हैं हम. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला, अभी एक ब्लू एटम 2 ग्रीन एटम से अटैच हो गया. सेम चीज यहाँ पर भी हुई है. ठीक है, लेकिन इस रीअरेंजमेंट की वजह से जो फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है दैट इज ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल. यहाँ पर क्या बन गया है, एक नया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है. क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड दिस. यस, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. क्या हमने इसके बारे में कुछ डिस्कशन ऑलरेडी किया था. रिएक्टेंट्स होते हैं जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हमने यूज किए थे, राइट. जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम पहले लेते हैं एज इंग्रेडिएंट, दीज आर द रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट होगा जो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा. क्या, जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है दैट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, the substances which take part in chemical reactions are called reactants and the substances which are formed as a result of chemical reactions are called products. क्लियर है ये बात हमको. यस, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. तो जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में वो होंगे रिएक्टेंट्स. जो मिलने वाला है यहाँ पर, जो फॉर्म हमारे पास होगा दैट इज व्हाट नोन एज इन प्रोडक्ट. उसको क्या कहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट्स कहने वाले हैं. ठीक है, नाउ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट ऑन दी एट द राइट हैंड साइड. रिएक्टेंट्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग है. रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पर, रिएक्टेंट्स हमारी क्या है, दिस Mg+O2 दैट इज अ रिएक्टेंट. ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे एंड प्रोडक्ट्स इफ यू टॉक अबाउट दैट इज MgO. 2 MgO इज द प्रोडक्ट. तो ये हमारा RHS पे होने वाला है. कहाँ पर, ये होने वाला है RHS के अंदर. ठीक है, तो दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज अ रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, ये हमेशा राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होंगे. क्लियर है हमको ये बात. यस, अंडरस्टूड. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन. बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भाई केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें. मतलब हमें कैसे पता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर. 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं जो कि हमें इंडिकेशन देते हैं, जो हमें बताते हैं दैट यस द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. भाई कोई टाइम तो होता होगा कि कितना टाइम लगेगा कोई भी रिएक्शन को होने में, तो डिपेंड करता है कि उसमें रिएक्टेंट्स क्या है. बेस्ड ऑन दैट द टाइम विल बी टेकन टू प्रोसीड विद द रिएक्शन. ठीक है, डन. तो देखो, ये केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी 5 फैक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है 5 से एक साथ हम नहीं कर पाए तो एक या दो चीजें भी एक साथ, 2 कैरेक्टर्स भी हमें एक साथ विजिबल हो सकता है. ठीक है, सबसे पहला बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. गैस जब हमारी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है अगर कहीं पर, जैसे हम सपोज हम करते हैं H2O है. ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया. इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो H2 और O2 दोनों हमें मिलता है, राइट. हाइड्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन भी. ये क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें शो करता है दैट यस द केमिकल रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, राइट. दिस इवोल्यूशन ऑफ अ गैस विल टेल अस दैट यस द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है, सेकंड हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो बच जाता है. ठीक है, जो सॉलिड होता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि उस लिक्विड में मिक्स नहीं होने वाला, उस सोल्यूशन में सोल्यूशन में मिक्स नहीं होगा. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट अगर बन गया है तो भी हमें समझ में आ सकता है कि यस केमिकल रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, कलर चेंज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है. जैसे सपोज हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन. क्या लिया है, लेट्स सपोज वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और उसमें हमने एक आयरन नेल डाल दिया है. क्या डाल दिया है, आयरन नेल डाल दिया है. अब क्या होगा, अब यहाँ पर पहले कलर क्या था सोल्यूशन का, पहले CuSO4 की वजह से, कॉपर सल्फेट की वजह से जो कलर था दैट वाज ब्लू. वो क्या था, वो ब्लू था. लेकिन अब क्या होगा, अब ये कलर चेंज हो जाएगा. किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा. तो ग्रीन में क्यों चेंज हुआ, ये व्हाई दिस चेंज हैज बीन अकरिंग, दैट इज बिकॉज यहाँ पर अब CuSO4 से क्या बन गया है, FeSO4 बन गया है और Cu हमारा यहाँ पर रिलीज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, Cu यहाँ पर हमारा रिलीज हो जाएगा. बात समझ में आ रही है हमें. यस, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलर चेंज भी केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को शो कर सकता है. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब कुछ रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, एक्सोथर्मिक वो होंगी जिसमें से हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक वो होगी जिसमें से हीट
क्या होगी, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। द रिएक्टेंट्स वहां पर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तब वो रिएक्शन होगी, तो उनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज करती है, ठीक है। तो हम राइटिंग इट ओवर हियर, प्लीज मेक नोट ऑफ इट। दो टाइप की रिएक्शंस हमारे पास होने वाली है। द फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड द सेकंड वन इज द एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होगी। एंडोथर्मिक आर द वंस जो कि हीट एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होने वाला है, टेम्परेचर हमारा चेंज होने वाला है, कहीं इंक्रीज होगा कहीं डिक्रीज होगा, बट टेम्परेचर चेंज हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। द फिफ्थ वन, द लास्ट वन हियर वी हैव इज द चेंज इन द स्टेट। स्टेट चेंज कैसे होता है, स्टेट चेंज मतलब जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉलिड था, पहले कुछ हमने लिया सॉलिड था, आफ्टर रिएक्शन में भी इट हैज बीन कन्वर्टेड टू द लिक्विड। अब आप सोचोगे मैम हमने तो कहा था फिजिकल चेंज में भी चेंज इन स्टेट है, तो वहां पर कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। गॉट इट एवरीवन? यस, प्लीज मेक नोट ऑफ दीज 5 थिंग्स ओवर हियर। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन द कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो द चेंज इन स्टेट, राइट। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें इंडिकेशन देती हैं कि हाँ केमिकल चेंज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अंडरस्टूड? मूविंग अहेड, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस मतलब गैस इवॉल्व होने वाली, ठीक है। एक आप एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जिंक ग्रैनुअल्स उसके अंदर हमने लिए हैं, ग्लास ट्यूब है कॉनिकल फ्लास्क है और कॉर्क हमने ऊपर से लगाई हुई है, ठीक है। क्या रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है, देखो H2SO4 हमने लिया हुआ है और जिंक हमने यहाँ पर रखा है। अब हमें पता है जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ZnSO4 विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज अ गैस, ठीक है। तो गैस का इवोल्यूशन होगा तब हमें पता चलेगा हाँ ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। Some chemical reactions are characterized by the evolution of a gas. Take a few zinc granules in a conical flask. एक conical flask हमें लेना है जिसमें हमें कुछ zinc granules रख देने हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब ले सकते हो या आप कोई conical flask भी ले सकते हो, there is no issue in that. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एसिड्स हमारे कैसे हैं, एसिड्स को बहुत जेंटली हमें केयर करना है, बहुत ध्यान से हमें रखना है, क्योंकि दैट कैन कॉज अस विद द बर्न, दे आर वेरी कॉजेसिव, राइट। वो हमें भी बर्न कॉज कर सकते हैं। सो हैंडल द एसिड विद द केयर, हमें बहुत ध्यान से एसिड्स के साथ वर्क करना है, ठीक है। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? क्या कुछ भी हमें ऑब्जर्व होगा? बिल्कुल हमें ऑब्जर्व होगा, ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होने वाला है, ठीक है। सो टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट द ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर? यस, वहां पर जो टेम्परेचर है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट बाहर इन्वॉल्व होगी और टेम्परेचर जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे होने वाला है? यस, ओके। मूविंग अहेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिक्विड में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो हमें बाद में मिल जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट इज अ काइंड ऑफ अ रेसिड्यू, ठीक है। सो टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। लेड नाइट्रेट मतलब हम बात कर रहे हैं PbNO3 की, ठीक है। लेड नाइट्रेट हमने लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एड पोटेशियम आयोड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिलाया पोटेशियम आयोडाइड। हमसे कहा है आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होने वाला है। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन होगा यहाँ पर लेड आयोडाइड का। किसका, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और इसके साथ साथ हमें मिलने वाला है क्या, KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता है PBI और KNO3 बन चुका है, तो ये हमें समझ में आएगा जब हमें ये PBI मिलेगा। PBI क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या है, इट्स एन येलो कलर प्रेसिपिटेट ओवर है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर लेड आयोडाइड क्या है, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिलने वाला है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्लीज सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन को। सो इट्स अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर अपने आप को सेपरेट कर लेता है उस सोल्यूशन से। अभी तो अलग से हमें नजर आएगा, राइट। दिस प्रेसिपिटेट हमें अलग से यहाँ पर नजर आने वाला है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, सो दीज आर दोस रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ क्या होंगी, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। जहां भी प्रेसिपिटेट बनेगा उस तरह की रिएक्शंस को, जैसे ये रिएक्शन कैसी होंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। गॉट इट, क्लियर? यस।
ओके तो आज हमें डिस्कशन बेसिकली यही करना था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे हमने कहा कि लेड नाइट्रेट था, उसमें पोटेशियम आयोडाइड हमने बनाया। अब इतना सब कुछ ना कह के, इतना समझो ना समझा के, हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो उस रिएक्शन को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ reactants and products which will give idea about the chemical change, जिसको देख के हमें समझ में आ जाए कि केमिकल चेंज यहाँ पर हो कैसे रहा है। समझ आ रही है बात? यस, जैसे कि आपने एक दो तरह से होता है ये भी, कि वर्ड इक्वेशन होगी। जैसे हमने सपोज लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। एक तो तरीका हो सकता है कि हम ऐसे लिख दें इसको, ठीक है, दे बोथ विल बी फॉर्मिंग द वाटर। एक तरीका क्या हो सकता है कि हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, H2 व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद द O2 इट विल बी फॉर्मिंग द H2O। टू कीप इट बैलेंस वी कैन राइट इट लाइक दैट, ठीक है। तो जो ऊपर हमने लिखा है दैट इज अ वर्ड इक्वेशन, जो ऊपर हमने लिखा है दैट इज अ वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर वर्ड की फॉर्म में हमने लिखा है। नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली यार केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, ये होने वाली है केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई हमें, क्लियर हुआ? रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। रिएक्शन तो बेसिकली जो केमिकल चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है उसको रिप्रेजेंट अगर हम इस तरह से करते हैं सिंबॉलिक वे में, ठीक है, सिंबल्स का यूज अगर हम करते हैं तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है? यस, हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? यस, okay, moving ahead with the various steps which must be kept in mind while writing a chemical equation। जब भी हम chemical equation लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये चीजें, ये steps जो यहाँ पर follow जरूर करनी है। The reactants are always written on the left hand side। reactants को हमेशा left hand side पे लिखेंगे, products को जबकि हम हमेशा right hand side पे लिखते हैं। क्या कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा है? बिल्कुल सही पढ़ा है। तो reactants हमेशा इधर रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड पर रहने वाले हैं। द फॉर्मूला ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। बिल्कुल, जैसे H2 प्लस O2 है तो प्लस हम लगाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, और जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। प्रोडक्ट भी अगर ज्यादा फॉर्म होंगे तो उसमें भी बीच में हम प्लस का साइन, एडिशन का साइन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। द एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक एरो का साइन आता है विच यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो तीन चार चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन अगर हम फॉर्म करते हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसी तरह से इसको फॉर्मेट जो है वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल्स क्या है केमिकल इक्वेशन के, यहाँ पर सही केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है, सही केमिकल चेंज हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग दिस केमिकल इक्वेशन। सही केमिकल चेंज मतलब क्या है, सही केमिकल चेंज मतलब जो भी हो रहा है उसका एक तो फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है, जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इफ इट शुड बी रिटन इन कैपिटल, हमें उसको कैपिटल में ही लिखना है, अगर स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। अपर केस और लोअर केस का हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। All the reactants and products of the chemical reaction must be in the form of their representative chemical formula और symbols। जो symbols हम यूज करेंगे वो बिल्कुल सही होने चाहिए। The total number of atoms of all the elements must be same on both sides। अब ये सेम कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, उसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने प्लेटिनम को रिएक्शन करवाया है HCl से, ठीक है, तो PtCl4 बनाया है, मतलब प्लेटिनम का क्लोराइड यहाँ पर बनाया है और हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा 4 यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ये 2 यहाँ पर हमने लगाया हुआ। व्हाई वी आर डूइंग इट, वी वांट इट टू बी बैलेंस, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर वही रिएक्शंस एक्सेप्टेबल हैं जो कि बैलेंस होती हैं, अगर बैलेंस नहीं है तो उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ हमें, ठीक है। लेकिन ये बैलेंसिंग कैसे होती है, तो बैलेंसिंग करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर हम एक बार सीख जाएंगे तो हम बहुत आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए समझो कि हमें केमिकल रिएक्शंस को जब भी हम लिखेंगे, इक्वेशंस जब भी हम लिखेंगे, तो वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो बैलेंस और अनबैलेंस क्या होती है, अनबैलेंस वो जो पहले हमने डिस्कस की थी, राइट, H2 प्लस O2 H2O, ठीक है, वो अनबैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। वी हैव टू मेक इट इक्वल, दैट्स व्हाट नोन एज एन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जब उसको हम इक्वल बना देंगे तब उसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Done everyone, clear? So a chemical equation in which number of atoms, क्या, number of atoms of different elements in the reactants and the products are the same। जहां पर same होंगे number of atom reactant और products की साइड पर, उसे हम कहेंगे balanced chemical equation। क्या कहेंगे, yes,
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल आपको यहाँ पर गिवन है, लेट अस कंसीडर द केमिकल इक्वेशन। क्या हम ये देख सकते हैं, KClO3 इज प्रेजेंट, देन वी आर हैविंग द KCl एंड द O2। यू माइट बी थिंकिंग मैम ये क्या हो गया, आप ये तो बहुत बड़ा है। नो, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स देखना। अभी कितने कितने यहाँ पर वो है आपके पास एलिमेंट्स, देखो पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजें हैं अपने पास। ठीक है, तो सेम हमने एक टेबल बनाई थी, सेम टेबल हमें यहाँ पर भी फॉर्म करनी है। क्या करना है, सेम टेबल यहाँ पर हमें फॉर्म करना है कि ओके वी आर हैविंग द के, वी आर हैविंग द Cl एंड वी आर हैविंग द ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट लिख लो और एक साइड पे प्रोडक्ट लिख लो। यहाँ पर पोटेशियम कितना है, 2 है, देखो यहाँ पर पोटेशियम कितना है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो बैलेंस है क्योंकि दोनों साइड पे ये 2 और 2 ही होने वाला है। मूविंग अहेड विद द क्लोरीन, क्लोरीन क्योंकि यहाँ पर 2 है तो क्लोरीन अभी भी 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन हमारा 2 ही रहेगा, तो ये भी दोनों 2 है। बात करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पास रिमेनिंग है, ऑक्सीजन इज O3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6, तो ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड पर 6 होने वाला है और यहाँ पर 3 O2 इज ऑल्सो बिकमिंग द 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये क्या हुआ, ये इक्वेशन हमारी पूरी तरह से बैलेंस है। कभी कभी आपको चेक करने के लिए भी पूछा जाएगा, या ऐसा भी होगा कि बैलेंस इक्वेशन ही आपको दी है और आपको कहा है यू हैव टू बैलेंस इट। तो बैलेंस करना मतलब सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट करना है, जो हिट एंड ट्रायल मेथड है जो हम बेसिकली यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें लगता है कि हाँ इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक नंबर हम आगे लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आप ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, पर एकदम ऐसे 6, 7, 8 ऐसे नंबर्स नहीं लगाने हैं, 2, 3, 4। ठीक है, जहां पर कम है उसको दूसरे वाले को उसी साइड पे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें वही होल नंबर यहाँ पर यूज करना होगा। क्लियर है मामला, समझ आई हमें ये बात? यस, ओके। नाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। हाँ, बॉक्सेस को हमने बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करना है। क्या, बॉक्सेस को हमें यहाँ पर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करना है। बात हमें क्या समझ आ चुकी है? यस एवरीवन, क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। तो हमें क्या कहा गया है कि बॉक्सेस को हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना है, वी डू नॉट नीड टू चेंज द बॉक्सेस ओवर हियर। ठीक है, जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो बॉक्सेस को चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा, राइट, जितने भी एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है, हमने कहा भाई पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो तीनों को हमें ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे रिएक्टेंट, उधर लिखेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने हैं उसकी नंबरिंग लिखेंगे बिना चेंज किए, और प्रोडक्ट में जितने हैं वो एज इट इज हम लिख देंगे। जैसे जैसे हम उसमें चेंजेस करेंगे फिर उसको हम कट कर करके उसके पास में हम लिखते जाएंगे। ठीक है, टू मेक श्योर दैट हमें भी रिमाइंड है कि पहले क्या था और अब इसको हमने क्या बना दिया है। गॉट इट एवरीवन? यस, इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे। लेकिन होगी कैसे, देखो कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पर जो हम अभी एग्जांपल के तौर पे भी फॉर्म सॉल्व करेंगे। पहले एक हमें गिवन है यहाँ पर Fe+H2O। क्या गिवन है? Fe+H2O। ठीक है, इस Fe+H2O को ये किस में फॉर्म हो रहा है, Fe3O4 और H2 का प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब करना क्या है, करना है इसकी बैलेंसिंग। स्टेप्स अभी हमने देखे हैं, फटाफट से सब लोग बैलेंस करके बताएंगे क्या होने वाला है यहाँ पर। राइट, क्या आएगा इसका आंसर, व्हाट इज द फाइनल बैलेंस इक्वेशन वी विल बी गेटिंग ओवर हियर। जल्दी से करो, उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप हम ये इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। राइट, वी हैव बैलेंस्ड इट। कैसे करेंगे, आओ एक बार सारी स्टेप्स हम चेक कर लेते हैं, हाउ टू डू इट। सबसे पहले हमारे पास आयरन है यहाँ पर। ठीक है, Fe इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, वी आर हैविंग द Fe, वी आर हैविंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से हमें जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन उस इक्वेशन में प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट। क्या, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पर कौन से हैं, कितने हैं रिएक्टेंट साइड पर ये, और नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड पर ये कितने अवेलेबल है। ठीक है, पहले हमें सिर्फ ये फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना आयरन है, एक आयरन है कहाँ पर, रिएक्टेंट साइड पर। वी आर हैविंग ओनली 1 आयरन, मतलब एक एटम है आयरन का। जबकि अगर हम बात करते हैं हमारी प्रोडक्ट साइड पे है, वी आर हैविंग 3 Fe, कितने 3 Fe यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पर कितने होंगे, 3 Fe हमारे पास प्रेजेंट है। मूविंग अहेड, अब देखो ये तो बैलेंस नहीं है, हमें समझ में आ चुका है, कोई बात नहीं, इसको अभी रोकते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो मतलब ये तो बैलेंस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में देखेंगे तो एक ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ है और इधर 4 ऑक्सीजन है। क्या है, इधर 1 है और इधर 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब हाइड्रोजन हमारी बैलेंस है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन को अभी भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आयरन और ऑक्सीजन को हमें अभी भी बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो अब इस Fe3 को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम 3 कर सकते हैं। राइट, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वी कैन मेक अ 3 ओवर हियर, 3 Fe कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले 1 था, अब क्या बन चुका है, अब हमारे पास 3 Fe है, और प्रोडक्ट साइड पर तो पहले भी 3 था। ठीक है, तो मतलब आयरन तो हमारा ऐसे बैलेंस हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, विच इज अ बिट डिफिकल्ट। ऑक्सीजन को बैलेंस करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम 4 लगा देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर हमने लिख दिया है 4H2O, क्या 4H2O अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो एक से हमने क्या कर दिया, इसको 4 बना दिया और ये ऑलरेडी 4 ही था। ठीक है, तो अब हमें लगेगा हमारा तो सब कुछ बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो पहले ही बैलेंस थी, राइट। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन पहले बैलेंस थी, अब वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमने यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मिला, हमें क्या इक्वेशन मिली है, 3Fe plus 4H2O which will be giving us with the Fe3O4 plus H2। ठीक है, कुछ यही हमें मिलने वाला है। अब दोबारा से काउंटिंग करते हैं। देखो आयरन की अगर हम बात करेंगे तो 3 आयरन है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 ही एटम्स हैं, यहाँ पर भी 3 एटम्स है, दैट इज बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, दैट इज ऑल्सो बैलेंस। हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो चुके हैं, अब कितने हो चुके हैं, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पहले 2 थे, अब 8 है और यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हमें 8 बनाना है। क्या करना है, इस 2 को हमें 8 बनाना है। तो हमें पता है 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8 हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4 हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ 4 लगाया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव अस विद द 8। समझ आ रही है बात। तो आयरन यहाँ पर अब कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 यहाँ पर तो 8 ही यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 यहाँ पर तो 4 ही यहाँ पर। तो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलके आती है वो यही होगी, क्या होगी, 3Fe plus 4H2O विल गिव अस विद Fe3O4 plus 4H2। क्या हमारी यही इक्वेशन है जो लास्ट में गिवन है, आप देख सकते हैं। यस, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें इसकी यही मिलने वाली है। एक एक करके हमें बैलेंस करना, ठीक है, एक साथ हम सब कुछ बैलेंस नहीं कर सकते, तो हमें बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है और सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आपकी जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू कैन डू एनीथिंग वेरी क्विकली। ठीक है, फिर आप बहुत जल्दी से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, राइट, वी आर इन द इनिशियल स्टेज, तो अभी के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम पूरा फॉर्मेट को फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंसिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, उसके बाद हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस किया और लास्ट में हमने क्या किया है, आयरन को बैलेंस किया है। गॉट इट एवरीवन? क्या हमें समझ में आ चुका है कैसे बैलेंसिंग होने वाली है? क्लियर? ओके, नाउ मूविंग अहेड। नाउ दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। कौन सा मेथड है, इसे हम कहेंगे हिट एंड ट्रायल। क्यों? क्योंकि हम एक आइडिया तो लगा रहे हैं, राइट, वी आर जस्ट हिटिंग इट, वी आर ट्राइंग इट। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं हम कि क्या नंबर हम लगाएंगे जिससे कि ये बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसे कहा जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड। As we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। हमने क्या किया, ट्रायल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन हमेशा यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई और नंबर हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमेशा होल नंबर्स हम यहाँ पर लेंगे, उसका कोफिशिएंट हम बनाएंगे आगे की तरफ, पीछे हम कभी भी बैलेंस के लिए कोई भी नंबर नहीं लगाएंगे। ऑलवेज वी हैव टू प्लेस इट अहेड ऑफ दी फॉर्मूला। ठीक है, जो भी उसका कंपाउंड है, जो भी है, उसके आगे ही हम नंबर लगा सकते हैं और कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड, राइट। अब सिंबल्स कैसे लिखेंगे, फिजिकल स्टेट्स है। ठीक है, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब हर चीज एक अलग फॉर्म में है, राइट, कोई सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड में है, कोई गैसेस में है, कोई एक्वस है, तो ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड है तो उसके लिए हम स्मॉल एस लिख देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, एक तरह की गैस होती है, तो गैस के लिए हमने क्या लिखा है, जी लिखा है। ठीक है, तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ताकि अगर कोई इस रिएक्शन को फॉलो करे तो उन्हें पता तो हो कि ये कौन सी स्टेट में हमें लेना है, इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, सॉलिड और इन द गैसियस स्टेट, वो उसका आइडिया हमें होना जरूरी है, राइट। सो द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे केमिकल फॉर्मूले के अंदर, ताकि थोड़ा और ज्यादा इसको हम इन्फॉर्मेटिव बना सके। तो शॉर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि नॉलेज इसमें से हमें हटानी है। ठीक है, शॉर्ट हम कर रहे हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली एंड वी आर एबल टू राइट दैट आल्सो इजीली। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे, फिजिकल स्टेट्स को ऐड यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, कभी कभी ये भी हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि किस टेम्परेचर पे, क्या टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें तब कितना रखना है जब इस रिएक्शन को हमें करवाना है, या फिर कौन सा कैटलिस्ट है जो यहाँ पर हमें यूज करना है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट ओवर हियर, कैटलिस्ट की हेल्प से। ठीक है, फॉर द रिएक्शन एंड इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास था, विच इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट,
उसने रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ विच इज ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट। कैसे हुआ ये 34 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका हमने 34 रखा है, और फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है CH3OH की। किसकी? CH3OH की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, जो कि क्या है, एक तरह का लिक्विड है। क्या है? दैट इज अ काइंड ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, क्या है? एक तरह का लिक्विड है जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं। व्हाट इट इज? इट्स अ मेथेनॉल। समझ आ रही है बात, राइट? तो कैसे हम सिंबल्स लिखेंगे? फिजिकल स्टेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम सिंबल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि सॉलिड की अगर हम बात करेंगे, सॉलिड विल बी रिटन एज इन स्मॉल s। ठीक है, लिक्विड के लिए क्या करेंगे? लिक्विड के लिए हम लिखेंगे ऐसे L, स्मॉल वाला। ठीक है, गैस अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम G लिखेंगे। कोई अगर सोल्यूशन एक्वस है, ठीक है, कोई सोल्यूशन अगर एक्वस है तो उसके लिए हम A और Q यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। क्या? A और Q हम यहाँ पर उसके लिए मेंशन करने वाले हैं। क्लियर है बात? समझ आ गया हमें कैसे होगा? ये सब एक एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, वहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इफ यू नो अबाउट इट। रैंडमली नहीं लिखना है, जो हमें मन में नंबर आ गया वो हमने लिख दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा साइंस की बात है, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ओनली। तो सच हमें लिखना है, अगर हमें पता है सो यू हैव टू मेंशन इट, नहीं पता है तो मत लिखो। ठीक है, गलत हमें मेंशन नहीं करना है। Okay, got it everyone? Now here are few questions for all of you to balance the given equation. आप सबको कुछ equations given है, कुछ questions given है यहाँ पर जो आपको balance करना है। जल्दी से solve करो और मुझे बताओ क्या होंगी इन तीनों की balanced chemical equations. Yes, I will be giving you some time. Please do it as quick as possible. सबसे पहले हमारे पास मिथेन है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। क्या करेंगे? एक टेबल हमें फॉर्म करनी है, राइट? हर क्वेश्चन के लिए वो टेबल हमें फॉर्म करनी होगी। टेबल फॉर्म करके ही हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के अंदर। गॉट इट? यस, आई होप फर्स्ट वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? सिंपल है, तीन ही एटम्स है यहाँ पर। क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, फटाफट से टेबल फॉर्म कर सकते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? एक कार्बन है। यहाँ पे कितना है? एक ही कार्बन है, तो ये तो इजी हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे तो दो ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे तीन है। क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास तीन है। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 ही है। तो भाई कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे? क्या हम कर सकते हैं इसको? यस एवरीवन, एक बार फटाफट से ट्राई करो इसको। टिल देन आई एम आल्सो मेकिंग अ टेबल। रिएक्टेंट लिखना है और उसके साथ साथ हमें प्रोडक्ट में लिखना है वो कितने हैं। ठीक है, पहले दोनों की तरफ 1 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, दैट इज 4 एंड दैट इज 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो क्या बैलेंस करेंगे? पहले हम हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं। पहले हम कैसे करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस? देखो ये 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आगे एक 2 लगा सकते हैं, राइट? जैसे हम 2 लगाएंगे, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पर भी पहले 2 थे, अब ये 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, बचा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो चुका है? यहाँ तो 2 ही है, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 हो चुका है। कितना हो चुका है? 2 सॉरी 2 नहीं 4 हो चुका है एक्चुअली। 2 ये है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब ये 3 से कितना हो गया है? 3 से 4 हो गया है। तो अब आसान है, अब हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक अगर 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नाउ दिस विल ऑल्सो बिकम 4। ठीक है, तो अब इधर भी क्या हो गया? ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है वो 4 हो चुका है, स्टो की जगह 4 हो गया है। ठीक है, तो कार्बन 1 1 है, हाइड्रोजन 4 and 4 और ऑक्सीजन हमारा 4 and 4 यहाँ पर होने वाला है। समझ आ रही है बात? यस एवरीवन, तो क्या होगी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? CH4 plus 2O2 that is going to give us with CO2 plus 2H2O। ठीक है, देन नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है Fe plus O2 और Fe2O3। ये भी बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कौन करेगा? आपको इसको बैलेंस करना है। क्या? बहुत आसान है इसको बैलेंस करना। देखो सबसे पहले आयरन यहाँ पर 2 है, तो उसको आगे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट 2Fe। ठीक है, 2Fe है, O2 है और फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर Fe2O3 की। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, कैसे करेंगे? कैसे इसको हम बैलेंसिंग करेंगे? तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करें, यहाँ पर Fe तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट्स पुट 2 ओवर हियर। यहाँ अगर हमने 2 लगा दिया तो क्या हुआ? 2 लगाने से क्या होगा? अब ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए हैं। क्या? ऑक्सीजन के जो एटम्स है यहाँ पर 6 हो गए हैं, तो यहाँ पर 2 है, 3 हम लगा सकते हैं। 3 और 2 कितने ऑक्सीजन हुए? 6 ऑक्सीजन हो गए। क्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है? बिल्कुल 6 है, लेकिन आयरन में यहाँ पर अब चेंज हो चुका है। पहले आयरन कितना था? 2 था। यहाँ पर कितना था? पहले 2 था, अब यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ हम 2 की जगह क्या लगाएंगे? अब यहाँ 2 हटा के हमें 4 लगाना होगा। क्या? 4 लगाना होगा। ठीक है, तो 4Fe plus 3O2 विल गिव अस विद द 2Fe2O3। क्या मिलेगा? 4Fe हम लेंगे 3O2 के साथ और हमें ये मिलेगा 2Fe2O3। ठीक है, समझ में आया ये बैलेंसिंग कैसे हुई है? क्लियर एवरीवन? यस, लास्ट वन, आप फटाफट से करो इसको।
व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द लास्ट वन? करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बतानी है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कितने एटम्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। नंबर ऑफ एटम्स आपको जस्ट बैलेंस करने हैं। यस 3 कार्बन है यहाँ पर कितना है? कार्बन एक ही है तो 3 लगा देते हैं, ठीक है। 3 कार्बन हो चुका है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? 4 हम लगा सकते हैं आगे, राइट। 4 लगाने से अब हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में अगर हम बात करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब 10 ऑक्सीजन है। तो यहाँ हम क्या लगा दें? 5 लगा देंगे। 5 लगाते क्या हो जाएगा? 5O2, मतलब 10 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी C3H8 प्लस 5O2, that is going to give you with 3CO2 plus 4H2O। समझ आई हमें बात? यस कैसे करेंगे बैलेंसिंग क्लियर हुआ? अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि सारे में हम सारे स्टेप्स नहीं लिख सकते, ठीक है। बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको दोबारा से करना। आफ्टर दिस क्लास विल बी ओवर, ठीक है। दोबारा से करना और देखना आप यहाँ तक पहुंच पाते हो या नहीं, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे बुक्स में एग्जांपल मिल जाएंगे टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उन सारों को हमें अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपको ये समझ में आया था कि नहीं, ठीक है। आपकी बैलेंसिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, यू हैव टू टेल मी। लेकिन स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो हमेशा यही फॉर्मूला रखेंगे, यही मेथड हम रखेंगे, ठीक है। वी हैव टू मेक अ टेबल, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है, रिएक्टेंट में इतने हैं, प्रोडक्ट में इतने हैं, और बिल्कुल ऐसे ही कट करते जाना है और उसको हम ऐसे मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप इस मेथड को रोक सकते हो, लेकिन अभी के लिए फॉर अ स्टार्टिंग वी हैव टू मेक इट लाइक दैट। क्लियर? अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट हाउ टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। Yes, so moving ahead now, important information conveyed by chemical equation। क्या क्या important information जिससे हमें मिलती है? हमने पढ़ा था टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, ये सारी चीजें हम बेसिकली लिख सकते हैं। इसके साथ साथ फिजिकल स्टेट्स भी यहाँ पर मेंशन की जा सकती है फ्रॉम दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब अच्छा और क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, कौन सा कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है, एवरीथिंग वी विल गेट टू नो जस्ट बाय यूजिंग दिस सिंबल। ये सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं सिर्फ इन सिंबल्स के थ्रू, ठीक है। सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन conveys a lot of other information, ठीक है। some important information conveyed by a chemical equation is given below। सबसे पहला, an equation tells us the names of the reactants and the products। कौन कौन सा रिएक्टेंट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ लिखा है CaCO3, क्या मतलब है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो नेम हमें मिल गया किसका? रिएक्टेंट का। HCl अगर लिखा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये लिखा है मतलब इसका नेम भी हमें मिल गया। प्रोडक्ट में देखो CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसके साथ साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है, और उसके साथ साथ वाटर दैट इज H2O हमें मिला है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के नेम हमें मिल जाते हैं बाय जस्ट राइटिंग दीज केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। It conveys us the relative number of molecules of the reactants and the products। कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर जो फॉर्म होंगे, कैसे मिलेगा हमें? जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तभी हम कैलकुलेट करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। It conveys us the relative number of moles of reactants। कितने moles of reactant, कितने moles of product हम use कर रहे हैं, that is also something conveyed by the chemical equation। The relative masses of the reactants and the products become known to us। अब हम चाहें तो उसका molecular mass भी calculate कर सकते हैं। I hope हमने 9th grade में mole concept के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, right? तो उसका mass calculate करना हम सबको आता है, how to do that। If नहीं आता है तो जब हम examples करेंगे तो वहाँ पर I will be telling you that। Okay, clear about this everyone। तो ये सारी information हमें मिलती है केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। किसके थ्रू? केमिकल इक्वेशंस के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। अब देखो दो टाइप्स की रिएक्शन मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी दिया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर उसका कवर किया था, राइट। अगर हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ हीट हमारी एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन हमारे पास होती हैं। एक्सोथर्मिक वो जिसमें हीट रिलीज होगी तो प्रोडक्ट के साइड पे होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो हीट इज रिलीजिंग, प्रोडक्ट साइड पर है मतलब रिलीज हो रही है। तो कौन से टाइप की इक्वेशंस हैं? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अगर हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यहाँ हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर है मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा हीट हमें अगर देनी होगी तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज इन्वॉल्व्ड, exothermic reaction and endothermic reaction। Now these are the reactions in which heat is evolved। इनमें क्या होगा? हीट हमारी evolve होगी जिसे हम exothermic कहेंगे। Those reactions in which heat is absorbed, जहां पर हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा उनको हम कहेंगे endothermic। एक्सो मतलब क्या है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो कंफ्यूजन नहीं होना। एक्सो मतलब आप मान लो एग्जिट,
एग्जिट मतलब किसकी एग्जिट होने वाली है, हीट की एग्जिट यहाँ पर होने वाली है, किसकी, हीट की एग्जिट यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और प्लस एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर हमें एंडोथर्मिक की अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड पर हम हीट लिख देते हैं, या फिर कभी कभी आपको एरो के ऊपर भी मिलेगा। अगर हीट रिटर्न नहीं है तो हो सकता है एनर्जी रिटर्न हो, ठीक है। एनर्जी अगर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज ऑल्सो मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट। गॉट इट एवरीवन। तो दो टाइप की रिएक्शंस हमने देखी है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आई होप हमें ये समझ में आ चुकी है, क्या आ चुकी है, यस। अच्छा, और इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था हम फिजिकल स्टेट ऐड कर सकते हैं, राइट। फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है जो हमने यूज किया है उस रिएक्शन में, वो कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड और इन द गैसियस स्टेट ओवर हियर, ठीक है। सो बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज टेकिंग प्लेस, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कंडीशन मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना टेम्परेचर हमें रखना होगा अगर वो रिएक्शन हमें करवानी है, तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। फिर उसका प्रेशर कितना रखना है, ठीक है, या फिर क्या हमने कोई कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किया है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या कम करने के लिए। Just a second everyone, let me make it correct, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो बेसिकली रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो कब हमें कैसी कंडीशन रखनी है ये भी अगर उसको हम मेंशन कर देंगे तो वो रिएक्शन को, उस इक्वेशन को हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। जो भी उसको रीड कर रहा है ही इज एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन ओवर हियर। देन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ अस, राइट, कैसे हम इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है, यस, क्लियर। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द लिमिटेशंस। कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगी, राइट, कुछ तो ड्रॉबैक्स यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस के भी रहे होंगे, बिल्कुल कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पर होते हैं जो हमें मिलने वाले हैं केमिकल यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कभी कभी अभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सपोज हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, वो सब्सटेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या पता कौन सी फिजिकल स्टेट में लेना है। ये तो हमने अब ऐड करना स्टार्ट किया है, अब रिएक्शन में हम लिखने लगे हैं कि हाँ आयरन है तो सॉलिड में होगा, ठीक है, ये बना है तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। लेकिन पहले ये नहीं होता था। तो फिजिकल स्टेट अगर हमने नहीं लिखी है, नेचर अगर हमें नहीं मिला, तो केमिकल इक्वेशन में नहीं लिखा है तो हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो पहला ड्रॉबैक क्या होगा, पहला ड्रॉबैक होगा वो हमें फिजिकल स्टेट के बारे में और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। In the cases where instead of pure solid compound solutions are used, it does not tell whether these solutions are concentrated or dilute. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सोल्यूशन अगर हम ले रहे हैं, कोई भी एक्वा सोल्यूशन हमने लिया है, प्योर सॉलिड नहीं लिया है, तो वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने डाइल्यूट HCl लिया है कि कंसंट्रेटेड HCl, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी काफी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है या हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें मेंशन करना चाहिए कि जो भी हम सोल्यूशन यहाँ पर लेने वाले हैं वो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट फॉर्म में अवेलेबल है। The time required for completion of the reaction or speed of the reaction is also not conveyed. Very important. कितना टाइम लगेगा इस इक्वेशन को खत्म होने में, मतलब ये तो पता है हमें, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम वेट करना है, मतलब इसका, ठीक है। कुछ रिएक्शन बहुत वाइग्रस है तो बहुत 6 सेकेंड्स में हो जाएंगे, लेकिन कुछ रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी सम आवर्स विल बी टेकन, समटाइम्स सम डेज विल आल्सो बी टेकन, ठीक है। तो क्या आइडिया हम कैसे लगाएं कि ना ही हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन पता है ना ही हमें टाइम ऑफ रिएक्शन पता है, तो ये भी एक हमारा लिमिटेशन बन जाता है इन दी केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट रिक्वायर्ड आर नॉट गिवन इन द इक्वेशन। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हम करवा रहे हैं रिएक्शन और वो हो ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ दीज सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हमें पता हो कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा प्रेशर है और कौन सा कैटलिस्ट यूज करके वो रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। सो इट डज नॉट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हीट और एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंज के टाइम पर हीट रिलीज हुई है या उसने एब्जॉर्ब की है, उसके बारे में भी यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। क्या होगा, उसके बारे में भी हमें कोई इक्वेशन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें लिखनी होनी चाहिए, मतलब लिखनी होनी चाहिए कैसे, बुक्स में जहां से भी हम पढ़ाई करते हैं वहां पर ये हर रिएक्शन में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कितना टेम्परेचर है, कितना हमारा प्रेशर है, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी मेंशन्ड ओवर हियर। क्लियर एवरीवन। से सारी लिमिटेशंस हैं जो हमें डिस्कस करनी थी अबाउट दी केमिकल इक्वेशंस, ठीक है।
नाउ विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और फर्स्ट आप देख सकते हो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी? सबसे पहली बात हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही करने वाले हैं, राइट। सो दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस हमें नया मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी वन, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा और इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? इस तरह की रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो A + B + C R तक, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनना चाहिए Z, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा सिंगल होगा, लेकिन रिएक्टेंट्स हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। बात समझ में आई है? यस, ये सब कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म कर देंगे। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मूविंग अहेड विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व इधर, अब क्या क्या हो सकता है, देखो दो एलिमेंट्स का हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इक्वेशन देखी थी, ठीक है। तो दो हम क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन किया और एक कंपाउंड हमने, सिंगल प्रोडक्ट हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं। नेक्स्ट आप क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, दोनों को हमने मिलाया और एक नया कंपाउंड यहाँ पर बन गया है। क्या बन गया है? एक नया कंपाउंड यहाँ पर बन गया है। दैट कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ दो कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है, दोनों को कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पर बना दिया है तो सब में कॉम्बिनेशन ही, बट क्या चीजें कंबाइन हो रही हैं, दैट इज गोइंग टू वेरी ओवर हियर। या तो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, या तो दोनों कंपाउंड्स कंबाइन होंगे, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक प्रोडक्ट हमारा बना देंगे। तीनों ही केसेस में क्या, 3 ऑफ दीज केसेस के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा सिंगल ही बनेगा। क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलने वाला क्या है, सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। वी विल बी गेटिंग ओवर हियर एज एन सिंगल प्रोडक्ट ओनली। क्या मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट ही हमें यहाँ पर मिलने वाला है। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टूड? यस, ओके। तो इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द 2 एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स हम मिला रहे हैं और उससे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 एलिमेंट्स आर कार्बन बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन हमने लिया है, ये कौन सी रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसी भी चीज को अगर हमें बर्न करना है, सो दैट हैज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होना चाहिए। तो जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ कंबस्शन रिएक्शन, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बहुत एक्सेस में होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बनने वाला है। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी कंबस्शन रिएक्शन का एग्जांपल, कंबस्शन रिएक्शन है बेसिकली। आई थिंक आपने 8th ग्रेड में इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट। कंबस्शन रिएक्शन के अंदर ये आता है, ठीक है। तो कभी भी हमें, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को सपोर्टर ऑफ कंबस्शन भी कहते हैं, क्योंकि बिना इसके यहाँ पर क्या होगा, बिना इसके कुछ भी बर्न नहीं होगा, ठीक है। डन। तो कार्बन क्या कर रहा है, इट इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। रिएक्शन कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म द वाटर। हाइड्रोजन भी एयर में बर्न हो रहा है। देखो हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म द वाटर। क्या बनाएगा? वाटर यहाँ पर ये फॉर्म करने वाला है। तो दोनों एग्जांपल किसके हैं? कॉम्बिनेशन के। दोनों में हो क्या रहा है, देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट है जो कि कंबाइन हो रहे हैं फॉर्मिंग अ कंपाउंड। समझ आ चुकी है हमें यहाँ तक की बात, राइट। सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द कंपाउंड ओवर हियर। मूविंग अहेड विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब एक एलिमेंट हमारे पास है और एक कंपाउंड हमारे पास। सपोज नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास है और इसका ऑक्सीजन के साथ हमने इसको रिएक्शन करा है, तो ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, बनेगा क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही मानेंगे, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट एंड कंपाउंड आर, सबसे पहला हमें कहा है नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। कहाँ पर? रूम टेम्परेचर पे भी कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है कहीं से भी तो इस तरह के ब्राउन फ्यूम्स वो निकालती है। क्या? इस तरह के ब्राउन फ्यूम्स वहां पर रिलीज होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि हाँ ऐसी गैस रिलीज हो रही है जिसके ब्राउन फ्यूम्स है, तो हमें याद रखना है ब्राउन फ्यूम्स विल बी कमिंग आउट इन द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन ओनली, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी तब ये ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर इस तरह से निकलने वाले हैं। समझ आई हमें ये बात? क्लियर हुआ? तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलेगा, फॉर्म क्या करेगा, एक और नया सिंगल प्रोडक्ट वाला कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड टाइप की हम बात करने वाले हैं। बेसिकली दो कंपाउंड्स को हम मिलाएंगे, क्या, दो कंपाउंड्स को हम मिलाएंगे और एक ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द टू कंपाउंड्स, क्विकलाइम की अगर हम बात करते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? कॉमनली इसको स्लेक्ड लाइम भी जाना जाता है। तो याद रखना, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लेक्ड लाइम हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों चीजों में, आई नो दैट, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्साइड हमारा स्लेक्ड लाइम होता है, जबकि ऑक्साइड हमारा क्विकलाइम होने वाला है। अब हमने क्या किया है, सी कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट था, दैट्स क्विकलाइम, और इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसने क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनाया, ठीक है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनाया तो क्या है? लाइम वाटर भी इसको कहा जाता, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन आपने कहीं देखी होगी, आई थिंक, कहाँ पढ़ा था हमने इसके बारे में, बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने पढ़ा था जब भी मेटल का कोई ऑक्साइड है वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, राइट। मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या सेम चीज यहाँ पर भी होने वाली है? बिल्कुल ये वही होगा, ठीक है। तो कोई भी आप मेटल का ऑक्साइड लो, वाटर से रिएक्शन कराओ, फॉर्म क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। हाँ, रिएक्टिविटी अगर उसकी नहीं है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, तो बात डिफरेंट है। लेकिन जब भी हम मेटल के ऑक्साइड लेते हैं, जो अच्छे रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाते हैं? मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। तो ये आपने सबने देखा होगा, आई थिंक, चूने वाला पानी, राइट। पहले व्हाइट वॉशिंग जब हम करते थे ना, तो इसी का कहीं ना कहीं यूज होता था, राइट। मटकियों में हम बहुत दिन तक, 2 या 3 दिन तक इसको रखते थे, उसके बाद वी विल स्टार्ट पेंटिंग ऑन। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। हीट रिलीज करने वाली जो रिएक्शन होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। आई होप हमें ये भी याद है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, एंडोथर्मिक क्या होती है? जब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, व्हेन रिएक्शन को कंप्लीट होने में हमें हीट देनी होगी तो ही वो कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ऐसा है तो क्या होगा? ऐसा है तो वो होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने नॉर्मली रिएक्शन करवाई, एकदम से रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन तो हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि उसमें से बहुत सारी हीट एनर्जी वो गिव आउट कर रही है, रिलीज कर रही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। क्लियर है बात? यस एवरीवन, क्लियर। मूविंग अहेड विद द डीकंपोजिशन रिएक्शन नाउ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम हर टाइप की देख चुके हैं, राइट। एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलकर दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड दो कंपाउंड मिलकर तीसरा कंपाउंड बनाते हैं। तीनों टाइप की केमिकल रिएक्शंस हम देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम समझ चुके हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? डीकंपोज मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। क्या मतलब होता है? डीकंपोज मतलब टू ब्रेक डाउन। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिएक्शन भी टूटने ही वाली है, इसका भी ब्रेक डाउन होने वाला है, ठीक है। सो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, कंपाउंड क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या प्रोडक्शन करेगा? 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन ये करने वाला है। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? इस तरह की रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। Clear everyone? Now these reactions take place when the energy is supplied in the form of heat, light और electricity। आ गई बात? डायरेक्टली नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ मैम हम रख देंगे, इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग। नो, इट विल नॉट ब्रेक डाउन ऑटोमेटिकली। तो हमें उसको या तो हीट या तो लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन ओनली इट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल फॉर्म द मल्टीपल सब्सटेंसेस ओवर हियर। समझ आ रही है बात, राइट। तो 3 टाइप ऑफ एनर्जी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन आल्सो, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे 3 तरह का डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ पर। एक बार हम हीट यूज करेंगे, एक बार हम लाइट यूज करेंगे और एक बार हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है। था कि नहीं था? बिल्कुल उल्टा ही तो था, हमने तो पढ़ा था। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है। डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है? एक हमारे पास रिएक्टेंट है और उससे 2 या 3 प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। तो दोनों क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट होंगे। क्या होंगे? दोनों एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद द फर्स्ट थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो थर्मल वर्ड आप जहां भी देखो ना, समझ जाना कि हम हीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल वर्ड हम जब भी डिस्कस करते हैं, आप मान लेना कि हम हीट का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हमने यहाँ पर लिया है, इसका डीकंपोजिशन हमें करवाना है। तो कैसे होगा? देखो फेरस सल्फेट हम ले चुके हैं, हीट इसको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसके अंदर? फेरिक ऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर? फेरिक ऑक्साइड यहाँ बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 गैसेस यहाँ पर हमें मिलने वाली हैं। क्या मिलेंगी? 2 गैसेस यहाँ पर हमें मिलने वाली हैं जिसमें ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? तो एक प्रोडक्ट, एक हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड था, ठीक है, इस कंपाउंड को हमने हीट किया, जैसे ही हमने हीट किया हमें यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं, राइट। तो हमें क्या क्या मिला? वी आर हैविंग द फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट का भी हम करवा सकते हैं, PbNO3 हमारे पास प्रेजेंट है, हमें क्या करना है? हीट करना है इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इसका डिकम्पोजिशन हो, ठीक है। इट इज नॉट डिकम्पोजिट आयन, इट इज डिकम्पोजिशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किसमें ब्रेक होगा? ये लेड ऑक्साइड यहाँ पर बना लेता है, लेड ऑक्साइड के साथ हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ हमें मिलेगा ऑक्सीजन। तो एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट था, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एक ही तो चीज है जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अभी ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है? हीट की वजह से। तो हीट की वजह से हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होंगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट की वजह से काम होने वाला है। Got it everyone? क्लियर है हमें ये बात? Yes. Moving ahead, the second type of decomposition reaction, that is electrolytic decomposition reaction. फिर से नाम से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी अब हम पास करवाएंगे। सेटअप देख के भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हम क्या करवाने वाले हैं? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने वाले हैं, राइट। जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाते हैं, तो भी पॉसिबल है कि हम वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं और उसको भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर है? Yes everyone? Great. So chemical reactions in which decomposition is achieved by passing electric current are called electrolytic decomposition reaction. ऐसी chemical reactions जहाँ पर electric current के थ्रू, क्या electric current पास करके हम क्या करने वाले हैं? हम decomposition करते हैं। ऐसी decomposition reaction को हम कहेंगे electrolytic decomposition reaction। क्या बोला जाएगा? electrolytic decomposition reaction. Now this process of electrolytic decomposition of a substance is known as इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पर जो प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं उस प्रोसेस को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस कहने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर आप देख सकते हो, जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं थ्रू द एसिडेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर क्यों लिया है? सिर्फ वाटर लेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वाटर तो आयन नहीं देगा, है ना, उसको तो टाइम लगेगा। तो हमने थोड़ा सा एसिड भी उसमें मिला दिया है। एसिड मिलाने से क्या होता है? फटाफट से वो H+ आयन हमें दे देता है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए आयंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा और हमें क्या देगा? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो वाटर हमने लिया, इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू हमने पास करवाया, ब्रेक डाउन किसमें हो गया? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो चुका है। किसके अंदर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है। क्लियर है बात? अंडरस्टूड एवरीवन? यस। तो इस तरह का ही प्रोसेस है। यहाँ पर हमने क्या लिया है? ये जो ब्लू सोल्यूशन है दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। 2 इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर ली हैं ताकि क्या हो? ताकि हम वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। और यहाँ हमने रखा है इसके अंदर क्या? एसिडुलेटेड वाटर। इस तरह का सेटअप हमें अरेंज करना पड़ता है व्हेन वी वांट टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। जब भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इसी तरह का सेटअप हमें करना होगा। क्लियर है? डन। तो हीट के अकॉर्डिंग अगर हम हीट का यूज करके डिकम्पोजिशन करवाते हैं दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करेंगे तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप क्या आता है? थर्ड टाइप यहाँ पर हमारे पास आने वाला है लाइट। हमारे पास अभी भी बची है, ठीक है। लाइट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी डिकम्पोजिशन के लिए, लाइट अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उस तरह की रिएक्शंस को हम यहाँ पर बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर आप चाहो तो सिंपल लिख सकते हो डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होने वाला है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है, जैसे कि AgCl। क्या है ये? वही सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या करा? सनलाइट में रखा। जैसे ही हमने सनलाइट में रखा तो यहाँ पर सिल्वर जो है हमारा अलग हो चुका है और क्लोरीन हमारा अलग हो चुका है। क्या इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी अगर आप सिल्वर क्लोराइड का रखोगे और वो ब्रेक हो जाएगा इस तरह से? नहीं। तो यहाँ पर भी सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जो कि मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली रिएक्शंस का डायरेक्टली ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। तो AgCl को अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल आप यहाँ पर हाँ ये लिख सकते हो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम इन दैट। एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब हम इसको अगर रियल में परफॉर्म करते हैं तो इस तरह से चीजें नहीं होंगी। इसमें हमें टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, बहुत सारी अदर कंडीशंस का ध्यान रखना होगा, तभी हम ये कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो AgCl आप देख सकते हो। चलो फिजिकल स्टेट यहाँ पर मेंशन है, सॉलिड स्टेट में हमने लिया है। सॉलिड स्टेट में हमें मिल जाएगा हमारा सिल्वर दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रे कलर, और क्लोरीन हमें मिल जाएगा गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में हमें यहाँ पर क्लोरीन मिलने वाला है। गॉट इट एवरीवन? यस। नाउ इफ वी टेक द सिल्वर ब्रोमाइड इन प्लेस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अगर हमने सिल्वर क्लोराइड की जगह क्या लिया? सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, तो क्या होगा? इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर्ड सिल्वर। ये भी हमें क्या देगा? ये भी हमें ग्रे कलर्ड सिल्वर दे देगा। और इसके साथ साथ ब्रोमीन जो गैस है यहाँ पर वो रिलीज हो जाएगी। क्या? ब्रोमीन जो यहाँ पर गैस है वो
रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम AgCl लेंगे, सनलाइट पे रखेंगे तो भी क्या होगा, हमें सिल्वर मिल रहा है। AgBr अगर हमने लिया है दैट इज प्रेजेंट इन द येलो कलर, कौन से कलर में होता है, येलो कलर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो येलो कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमें सिल्वर मिलेगा दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रे कलर, और ब्रोमीन गैस हमें यहाँ पर साइड में रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन गैस यहाँ पर साइड में रिलीज हो जाएगी। क्या हमें ये बात समझ में आ चुकी है? इज इट क्लियर विद ऑल ऑफ अस? यस, तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हो क्या फोटो है यहाँ पर, फोटो क्लिक करने का, तो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, इस फोटो की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फायदा क्या है इसका, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कोई तो फायदा होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, राइट। तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं, बेसिकली मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर। क्या, जब हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज किया जाता है, दैट इज वेरी इफेक्टिव ओवर देयर, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक इसको हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं। अब उन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए और कोई भी हम अगर स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे, कोई भी अगर टेक्निक ट्राई करेंगे, सो दैट्स नॉट गोइंग टू गिव अस विद द कंपाउंड्स, वो हमें इजीली हमारा जो एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहां पर ऐसी जगहों पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, so metals like sodium, potassium, aluminium, calcium, magnesium can be extracted by the electrolytic decomposition of their molten state। ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनको जब हमें निकालना है, एक्सट्रैक्शन करना है इसका, तो हम कैसे करते हैं, मॉल्टन स्टेट से इसका डिकम्पोजिशन हम पहले करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, और उसके बाद हमें ये मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का आइसोलेशन मतलब क्या है, नॉन मेटल है जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनको हमें लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इनके कंपाउंड से हम इनके कंपाउंड्स का क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाएंगे, और इन चीजों को हम ऑब्टेन कर सकते हैं जितना हम चाहें। हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लोरीन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी अगर कंपाउंड में ये प्रेजेंट है, उसका हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करवाना है, जिससे क्या होगा, अपने आप वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होकर हमें जो भी गैस रिक्वायर्ड है दैट वी कैन टेक फ्रॉम देयर। गॉट इट? यस। थर्ड आता है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये रिएक्शन का होना। नहीं होता तो क्या होता, वी आर ईटिंग अ लॉट, हम तो बहुत कुछ खा लेते हैं, राइट, लेकिन उसका डाइजेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी में, तो उस डाइजेशन में भी यहाँ पर इसका बहुत ही बढ़िया रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च विच वी टेक इन द फॉर्म ऑफ फूड, हमने फूड में क्या लिया था, स्टार्च हमने लिया था। ठीक है, राइस खाया हमने, व्हीट खाया, पोटैटोज खाए, अब ये डिकम्पोज होता है हमारी बॉडी में ताकि वो शुगर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो पाए, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च को हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, वहां पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफी हेल्प हमारी करती है। ठीक है, बहुत सारी हेल्प हमारी करती है। ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में, तो फूड से क्या होता है, फूड से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और फाइनली एनर्जी फॉर्म करता है, वही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं टू डू द डिफरेंट टास्क इन आवर डे। ठीक है, अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने में वही एनर्जी हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गया कहाँ कहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ इसके बेनिफिट्स हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन करना है अगर मेटल्स का तो बिल्कुल हम यूज करेंगे, नॉन मेटल्स का आइसोलेशन करना है तो भी ये पॉसिबल है। थर्ड है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, दैट इज ऑल्सो देयर आल्सो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो क्या होने वाला है इन रिएक्शंस के अंदर, क्या हमें कुछ बात समझ में आई है? डिस्प्लेस करना मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल होता है, आई विल बी रिप्लेसिंग यू, इसलिए आई विल रिप्लेस यू, तो जैसे रिप्लेस होता है वैसे ही डिस्प्लेस भी होगा। ठीक है, सो दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट, क्या एक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करता है या फिर रिमूव करता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फटाफट से पहले ये डेफिनेशन हमें नोट डाउन करनी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस डेफिनेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से डिस्प्लेसमेंट अकर होने वाला है। ठीक है, हाउ डू वी हैव दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय आयरन। ठीक है, कॉपर हमारे पास क्या है, इसकी रिएक्टिविटी कम है आयरन के कंपैरिजन में। क्या, कॉपर की जो रिएक्टिविटी है आयरन के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, तो अब आयरन के कंपैरिजन में कम है तो क्या होगा, देखो पहले सोल्यूशन हमारा ब्लू था, अब क्या हो गया, अब सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट होगा। क्यों हो गया, कॉपर की रिएक्टिविटी क्या थी, कम थी आयरन से, इसलिए उसने क्या किया, आयरन ने देखो कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस करके खुद का सल्फेट बना लिया है और कॉपर हमारा बेचारा साइड में हट चुका है, रिमूव हो चुका है, डिस्प्लेस्ड हो चुका है। गॉट इट, क्लियर एवरीवन? सो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा है कॉपर बाय आयरन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने एक पीस ऑफ आयरन लिया है,
आयरन मेटल का एक छोटी सी आयरन नेल ले लो आप, तो ठीक है, आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो खुद से घर पे, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया है, किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर इसको हम डिप कर चुके हैं। ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो काफी ज्यादा डीप ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का, डीप ब्लू कलर का होता है, बहुत ही डार्क ब्लू कलर का। धीरे धीरे हम देखेंगे कि सोल्यूशन हमारा चेंज हो चुका है किसमें, ग्रीन कलर में। क्या होगा, सोल्यूशन का जो कलर है हमारा चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। कलर चेंज आया क्यों है, कलर चेंज आया है बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो पहले कॉपर सल्फेट था इसलिए ब्लू था, अब क्योंकि आयरन सल्फेट बन चुका है इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ग्रीन कलर का सोल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। कौन से कलर का, ग्रीन कलर का सोल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। और कॉपर कहाँ जाएगा, कॉपर हमारा ऐसे साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा, द कॉपर विल बी डिस्प्लेसिंग ओवर हियर। क्या हमें ये बात समझ में आई है, इज इट क्लियर एवरीवन। तो ये पॉसिबल कब हो पाया, ये पॉसिबल तभी हो पाया जब आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, किससे, कॉपर से। अगर आयरन की रिएक्टिव कॉपर से ज्यादा नहीं होती तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। मूविंग अहेड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय जिंक। अब देखो कॉपर हमने देखा था लीस्ट रिएक्टिव में आता है, तो उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सब उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी आप ले लो जो भी उसके ऊपर है, ठीक है। जो भी कॉपर के ऊपर एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, उनमें से कोई भी एलिमेंट्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका करवा सकते हैं, और कॉपर डिस्प्लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिंक हमने लिया है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। कॉपर सल्फेट में हमने थोड़ा सा जिंक डाला है, हमने क्या देखा, कलरलेस सोल्यूशन हो चुका है। पहले ब्लू था लेकिन अब सोल्यूशन हमारा कलरलेस हो गया है। क्यों, क्योंकि अब फॉर्मेशन हो चुकी है जिंक सल्फेट की, और जिंक सल्फेट का जो कलर है दैट इज कलरलेस, का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, कॉपर हमें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड ओवर हियर, ठीक है। सो इफ वी डिप अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग द जिंक सल्फेट एंड द कॉपर मेटल। किसकी फॉर्मेशन होती है, जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल की सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है बात, अंडरस्टूड एवरीवन, यस। मूविंग अहेड नाउ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। अब देखो अभी तक हम सिर्फ मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। नॉन मेटल के केस में भी ये पॉसिबल हो सकता है, जो हम अभी देखने वाले, ठीक है। एक कम रिएक्टिव जो नॉन मेटल होगा उसको कौन हटाएगा, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल उसको यहाँ से रिमूव या डिस्प्लेस करने वाला है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया है, और क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन हमने करवाई है। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब हमें पता है क्लोरीन की रिएक्शन आयोडीन से ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडाइड से ज्यादा है तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ बन जाएगा, और आयोडीन यहाँ साइड में हमें मिल जाएगा। क्या, आयोडीन यहाँ पर साइड में हमें मिल जाएगा, जो कि वॉयलेट कलर का अलग से नजर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ हमने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था, जो कि कलरलेस सोल्यूशन था। कैसा था, पोटेशियम आयोडाइड, KI से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वाज अ कलरलेस सोल्यूशन। यहाँ पर हमने ऐड किया क्लोरीन गैस को, किसको ऐड किया, क्लोरीन गैस को यहाँ पर हमने ऐड किया है, और यहाँ फॉर्मेशन होती है पोटेशियम क्लोराइड की, और इसके साथ हमें मिलेगा आयोडीन, जो कि वॉयलेट कलर में है। कैसा है, आयोडीन यहाँ पर हमें मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द वॉयलेट कलर। कैसे कलर में होगा, वॉयलेट कलर में वो प्रेजेंट होने वाला है। क्लियर है बात, समझ आ गया हमें, ठीक है। तो जैसे मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा था, सेम चीज हमने देखी है बस नॉन मेटल के साथ, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है और खुद का कंपाउंड फॉर्म कर पाएगा। क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन, यस, ग्रेट। मूविंग अहेड विद द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नाउ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखो आयंस का एक्सचेंज होता है। बेसिकली आयंस का एक्सचेंज क्या होता है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहीं से इसको हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन भी इसी का एग्जाम्पल है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर आपने सुना हो तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होती है, ठीक है। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक एसिड हमारे पास है, क्या है, वी आर हैविंग एन एसिड दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बेस। वो बेस से रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करता है सॉल्ट और वाटर की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये होगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, एसिड हमने लिया है HCl, बेस हमने लिया है NaOH। फॉर्मेशन किसकी होगी अभी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर देखो क्या क्या आयंस है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा सा हम कुछ और कलर ले लेते हैं। यस, यहाँ पर हमारे पास H+ आयन है, यहाँ पर है Cl-, ठीक है। यहाँ है Na+, और यहाँ पर है OH-। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है, राइट। तो 4 आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, हर कंपाउंड में 2 आयन होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ा था A, B, C और D की फॉर्म में, जिसमें अभी हम डिस्कशन भी करेंगे कि वो कैसे फॉर्मेशन यहाँ पर उसकी
होती है, ठीक है। अब बनेगा क्या बताओ, जब एक बेस और एसिड मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl यहाँ पर बन जाएगा। क्या, NaCl के साथ H2O हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, NaCl के साथ H2O हमें यहाँ पर मिलने वाला है, राइट एवरीवन। तो NaCl में अगर हम दो में इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमें, वी विल बी ऑब्टेनिंग द Na+ एंड Cl-। क्या, Na+ और Cl- हम यहाँ पर ऑब्टेन करने वाले हैं, और यहाँ हमें मिलेगा वापस से H+ और OH-। क्या, H+ और OH-। अब देखो बताओ क्या क्या कंबाइन हुआ, फाइंड आउट करो यहाँ पर क्या क्या कंबाइन हुआ। देखो यहाँ पर हम फिर से इसको ट्राई करते हैं एक बार। ये हमारा A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है। फॉर्म क्या हुआ, देखो Na और Cl कंबाइन हुआ है। Na और Cl मतलब क्या है, ये Bc यहाँ पर कंबाइन हो चुका है, और Bc के साथ ये क्या है, दैट इज AD। क्या यही हमने लिखा था, बिल्कुल हमने यही लिखा था, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हमें देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। बात समझ में आ रही है। जब भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। आप कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा, और इसी तरह से उसके आयंस का एक्सचेंज होने वाला है। क्लियर है बात। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा है, या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको समझने से बेटर है आप ये समझो कि दो बार यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग इट विद द नेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड, आई होप हमने नोट डाउन कर लिया है ये, यस। चलो बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, यस यहाँ का हमारा थोड़ा सा पार्ट बच रहा था, फर्स्ट लेट्स कवर दिस, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग एटम्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है, दे आर डिस्प्लेस्ड बाय ईदर बाय अदर एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स, और इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयंस। हो क्या रहा है, दो चीजें हैं जो एक्सचेंज हो रही हैं। अब आप या तो उसको ऐसे समझ लो कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, या आप समझ लो कि दो चीजें यहाँ पर, दो ग्रुप्स जो हैं वो डिस्प्लेस उनका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर उनका हो रहा है बाय बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। लेकिन हो क्यों रहा है सब कुछ, क्योंकि न्यू कंपाउंड यहाँ पर हमें फॉर्म करना है। क्या, द न्यू कंपाउंड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओवर हियर, और इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इस तरह की रिएक्शंस को कहा जाता है। एग्जांपल आप देख सकते हो, एक सोडियम सल्फेट हमने लिया है, क्या लिया है, सोडियम सल्फेट हमने लिया है, और बेरियम क्लोराइड हमने लिया है, दैट इज Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड हमें मिला है। क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड। तो A हमारे साथ ये है, D क्या है, D है हमारा क्लोराइड, ठीक है, B क्या है, SO4-2, और C क्या है, Ba+2, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखो NaCl के साथ हमारा BaSO4 यहाँ पर बन चुका है, जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें मिल रहा है। किसकी फॉर्म में, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पर हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट हमारे पास था, बेरियम क्लोराइड हमने लिया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन चुका है, डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो सारे आयंस का एक्सचेंज हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो चुका है, मतलब ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आने वाली है, ठीक है। नाउ द डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, सॉरी, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अभी भी इसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल है। क्या है, दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप के अंदर ही आती है। क्लियर एवरीवन, यस। पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड जो लास्ट में बच जाता है, ठीक है, रेसिड्यू बेसिकली जो बच जाता है, दैट्स अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है प्रेसिपिटेट यहाँ पर, ठीक है। तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, उन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। So those reaction in which two clear and transparent solutions on mixing result in the formation of an insoluble product। हमने जो पहले लिए थे वो कैसे थे, वो तो बिल्कुल क्लियर थे, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है। लेकिन अब हमें प्रोडक्ट में जो मिलने वाला है वो क्या है, प्रोडक्ट में यहाँ पर हमें मिलेगा एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है। और वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ही क्या है, वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ही है जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, इसी को बेसिकली प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। Yes everyone, so those reactions in which two clear and transparent solutions on mixing result in the formation of an insoluble product are known as precipitation reactions and the insoluble product is known as precipitate। वो जो insoluble product यहाँ पर बना है उसे हम क्या कहेंगे, उसको basically precipitate कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसको precipitate
कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। हमने लिया है यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, क्या लिया है, सोडियम सल्फाइड लिया है और लेड एसीटेट लिया है। सोडियम सल्फाइड के साथ लेड एसीटेट को हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई है। किसको, लेड एसीटेट के साथ हमने रिएक्शन करवाई है। मिला है हमें लेड सल्फाइड और सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का कोई कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर का एक प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लेड सल्फाइड फॉर्मेशन। ठीक है, लेड सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक प्रेसिपिटेट, यहाँ पर देखो प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए इस तरह का एरो हम ऐसे डाउनवर्ड दिखा देते हैं। ठीक है, दिस एरो विल रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेट। तो ये सिंबल्स होते हैं थोड़े बहुत जो हमें समझने पड़ेंगे। जब हम केमिकल इक्वेशंस देखते हैं ना, तो उसमें हमें पता होना चाहिए सिंबल का मतलब क्या है। तो ये डाउनवर्ड्स अगर एरो है दैट विल इंडिकेट कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अगर अपवर्ड साइड में एरो है मतलब क्या है कि गैस यहाँ पर कोई ना कोई इवॉल्व हुई है। क्या, कोई ना कोई जब गैस इवॉल्व होती है तो इस तरह का ऊपर की तरफ का एरो हम बनाते हैं। Clear है everyone? Yes, understood about this precipitation reaction. Moving ahead with the neutralization reaction now. Neutralize करना मतलब क्या होता है, नलिफाई करना इफेक्ट को। एसिड है हमारे पास तो हमने उसमें क्या किया, बेस मिला दिया। बेस मिलाने से क्या होगा, उसका इफेक्ट हमने रिड्यूस कर दिया, जिससे कि क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हम यहाँ पर करवा पाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हमने नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इसीलिए इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, सो द रिएक्शंस इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर हमारे पास एक एसिड है, एक बेस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इस तरह की रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। नाउ व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन और ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in equivalent amount, a reaction takes place to form the sodium chloride and water. क्या यही रिएक्शन है जो अभी हमने डिस्कस की थी? Yes everyone, तो उन्हें क्या वाला है, बेसिकली we are having an acid that is going to react with the base. ठीक है, HCl हमने यहाँ पर इस एसिड का एग्जाम्पल लिया है, इसके साथ हमने लिया है बेस दैट इज NaOH। फॉर्मेशन किसकी होगी, सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, दैट इज NaCl and H2O। क्या बनेगा, NaCl और H2O यहाँ पर बनने वाला है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है बात, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, मूविंग अहेड विद द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कहाँ पर यूज करते हैं, हमें डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो स्टमक है उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी कभी लेकिन क्या होता है, एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, राइट, एसिडिटी होने लग जाती है हमें, जैसे हमने बहुत सारा खा लिया है, उसके बाद हमने वॉक नहीं की है या पानी नहीं पिया है, सो दैट विल कॉज सम एसिडिटी इन आवर स्टमक आल्सो। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई बेस हम ले लेते हैं, जैसे कि सोडा हो सकता है, इनो हो सकता है, कोई भी लिम्का हो सकती है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है। ठीक है, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट बेस ओवर हियर। अब क्या होगा, जब एसिडिटी हमारे अंदर बॉडी में ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, बेस जब हम लेंगे तो अपने आप से वो उस इफेक्ट को नॉर्मल कर देगा। नॉर्मलाइज करने के बाद क्या होगा, हमें जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सही हो सकती है। ठीक है, डन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स की फॉर्म में इनको लिया जाता है। द सब्सटेंसेस, एंटासिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस which remove excess acid in our stomach are called antacids। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, हमारे अंदर से, हमारे स्टमक में से एक्सेस में जो एसिड है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव मतलब बैलेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, वो बैलेंस करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम एंटासिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटासिड्स कहा जाएगा। डाइजेल यहाँ पर क्या होता है, डाइजेल अवेलेबल इन द मार्केट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH होल ट्वाइस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है डाइजेल, जो हम बहुत बार लेते हैं, राइट, अ लॉट ऑफ टाइम वी आर टेकिंग इट व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एंड ऑल। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें समझने आना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेसिकली MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे हम बनाते हैं मालॉक्स, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ एम्फोजेल भी हम यूज करते हैं एज एन एंटी एसिड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बेसिकली बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव द डाइजेल, वी हैव द मेलॉक्स, वी हैव द एम्फोजेल एज वेल। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमारा यही है इसका। ठीक है, गॉट इट? मूविंग अहेड विद द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस नाउ। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो मतलब 4 टाइप की रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, 5th टाइप हमने रिडॉक्स पढ़ना है, लेकिन रिडॉक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए, रिडॉक्स को हमने मिलाया है, मिला के बनाया है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के हमने रिडॉक्स बनाया है। ठीक है, लेकिन पहले उसको वहां जाने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है ऑन द बेसिक लेवल, वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन को अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस में, हमने जैसे कार्बन में हमने ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, कंबस्टन रिएक्शन हमने पढ़ा था, कार्बन में हमने ऑक्सीजन को मिलाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, राइट।
बना कि नहीं बना। अब ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीजन जब हम ऐड करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब उसको ऑक्सीजन मिल चुकी है। सो नाउ दिस इज ऑक्सीडाइज्ड ओवर हियर, ठीक है। सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सब लोग इसको नोट डाउन कर लो प्लीज। ऑक्सीडेशन हमारा होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने ऐड किया है तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन के अंदर। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं। क्या, हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं। जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाएगा रिडक्शन। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन था, हमने क्या किया, हाइड्रोजन का उसमें एडिशन किया और यहाँ हमने फॉर्म किया है NH3। क्या बनाया है, NH3 यहाँ पर हम फॉर्म कर चुके हैं। क्या फॉर्म कर चुके हैं, NH3 यहाँ पर हम फॉर्म कर चुके हैं, राइट। अब NH3 अगर यहाँ पर फॉर्म हो चुका है तो क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है नाइट्रोजन में, तो दैट मीन्स दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। नाइट्रोजन क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा दैट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होगा दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इन दोनों का जस्ट उल्टा उल्टा हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, ठीक है। तो या तो एडिशन हो ऑक्सीजन का, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल हो हाइड्रोजन का। क्या हो, रिमूवल होगा अगर हाइड्रोजन का तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, तो भी हम क्या कहेंगे, तो भी उसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दे बोथ मीन्स द सेम, दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है। क्या होगा, दोनों का मतलब ऑक्सीडेशन ही होगा, राइट। रिडक्शन के केस में बात करेंगे तो या तो एडिशन हो हाइड्रोजन का या फिर रिमूवल हो ऑक्सीजन का। क्या, या तो एडिशन हो हाइड्रोजन का या फिर रिमूवल हो ऑक्सीजन का, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब ये कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात, बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ लोग भी हमने रखे हुए हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाएगा उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। किसका करवाना है, किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाएंगे उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या देगा, ऑक्सीजन देगा ताकि बाकी लोगों का ऑक्सीडेशन हो पाए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वही सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन हटाता भी है तो भी हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में दोनों चीजें आती हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी आता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आता है, राइट एवरीवन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ताकि रिडक्शन उसका हो सके, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। वही सब्सटेंस अगर क्या करेगा, ऑक्सीजन रिमूव करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है या ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में हमारा कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने वाला है, तो उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट उसको हम यहाँ पर कहने वाले हैं। अब ये जब दोनों चीजें साथ में होंगी, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होगा तब हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को। किसको पढ़ेंगे, तब हम बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। को हम क्या कहेंगे, इनको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाएगा, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पर है, इसके साथ है कार्बन, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझना, लेड ऑक्साइड है और कार्बन है, बन रहा है लेड और कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन पहले अकेला था, अब क्या हो गया, अब उसके पास ऑक्सीजन भी है। क्या है, अब उसके पास ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ क्या हुआ, एडिशन हुआ है। किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, मतलब कार्बन क्या होगा, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि उसे मिला है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का हुआ है। अब देखो यहाँ पर लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड से क्या बना, लेड हो गया। तो पहले उसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन अब उससे ऑक्सीजन हमने ले ली है। ऑक्सीजन अगर हमने ले ली है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है और रिड्यूस होकर वो क्या रह गया है, सिर्फ लेड रह गया है। बात समझ में आ रही है। कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन क्योंकि उसके साथ आ गया है ऑक्सीजन, ठीक है। लेड ऑक्साइड के साथ पहले क्या था, पहले तो ऑक्सीजन था लेड ऑक्साइड में, लेकिन अब वो रिमूव हो चुका है, यहाँ सिर्फ लेड बचा है। मतलब ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर रिडक्शन का एग्जाम्पल होने वाला है। क्लियर है बात, अंडरस्टूड एवरीवन, यस ग्रेट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ और लेने वाले हैं। जिंक ऑक्साइड हमने लिया है, इज हीटेड विद कार्बन, देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड। अगर हम जिंक को हीट करते हैं कार्बन के साथ तो क्या होगा, जिंक मेटल, यहाँ पर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन को हमने हीट किया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ZnO से क्या हुआ, देखो जिंक बन गया, मतलब रिमूवल हुआ। क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज हैपनिंग,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ठीक है। सेम चीज अगर हम बात करते हैं कार्बन के केस में, देखो कार्बन का क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, पहले कार्बन अकेला था, अब ऑक्सीजन आ चुका है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इसको कहा जाएगा। सेम नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो एक और एग्जांपल हमें गिवन है, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, मैंगनीज क्लोराइड बना है, पहले ऑक्साइड था तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया मतलब इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन, क्या होगा, इसका यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन इसने लूज कर दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड था पहले, अब H2O बन चुका है, ये HCl किससे कन्वर्ट हुआ है, H2O में, ऑक्सीजन ऐड हुई है मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, HCl का क्या होगा, HCl का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, HCl का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ चुकी है हमें, इज इट क्लियर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। बस इतना ही है जो हमें समझना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, क्लियर है। अब इस तरह की जो रिएक्शंस है जिसमें दोनों चीजें होंगी, यही रिएक्शंस है हमारे जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, क्या कहेंगे, इन्हीं रिएक्शंस को हम बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस कहने वाले हैं। क्लियर एवरीवन, करेंगे आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भाई डेली लाइफ में हमारा कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। अभी सिर्फ रिएक्शंस तक ही सीमित नहीं है, नो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द रिएक्शंस बट इट इज स्प्रेड एट अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट, बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। मतलब क्या है, दूर तक फैला हुआ से मतलब ये है कि बहुत डेली लाइफ में भी हम बहुत जनरली ऑक्सीडेशन देखते हैं। आई थिंक हम सबने बात की होगी, सबने देखा होगा। खाने की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है फूड, ठीक है। तो समर्स में क्या होता है, फूड के ना खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट, फूड स्पॉइलेज ज्यादा होता है। अगर दिन में हमने क्या किया, समर्स के टाइम पे सपोज हमने ना जैसे कोई करी हमने बनाई, ठीक है, वेजिटेबल करी वी हैव प्रिपेयर्ड और उसको हमने बाहर ही छोड़ दिया, वी हैव नॉट केप्ट इट इन द रेफ्रिजरेटर। अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फ्रिज में अगर हमने उसको नहीं रखा है तो प्रॉब्लम आती है माइक्रोब्स की। क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर जाते हैं और उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से क्या हो जाता है, वो फूड हमारा पॉइजनस हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। और गलती से अगर हमने वही खा लिया है तो क्या होगा, तो हमें होगी फूड पॉइजनिंग। क्या होगी, हमें होगी फूड पॉइजनिंग। तो समर्स के टाइम पे बेसिकली हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है फूड आइटम्स का। क्यों, क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर विच वी हैव इन द समर्स, वो बहुत ही परफेक्ट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए वो काफी ज्यादा बेटर है, जो उनको चाहिए वही उनको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है हम क्या करें, ऐसा टेम्परेचर में हम अपने खाने को रखें जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना कर पाए। या तो बहुत ही 5 डिग्री सेल्सियस से कम पे रखेंगे या फिर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे रखेंगे, ठीक है। दोनों ही रेंज में, दोनों ही इसके नीचे या इसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चांस नहीं मिलता है टू ग्रो और टू डेवलप, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर रेंज में रखना है, या तो 5 डिग्री सेल्सियस से कम में या फिर हमें रखना है 60 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके बीच में हमें नहीं रखना है क्योंकि बीच का टेम्परेचर सुटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसा हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी फॉलो करते हैं। आई थिंक आपने सुना होगा इस बारे में, राइट। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होती है, जैसे कि आप कोई ऐसी चीज है जो ना हवा लगती है खराब हो जाएगी तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, आपने सबने सुना होगा, राइट। चिप्स के पैकेट हम खरीदते हैं तो चिप्स के पैकेट कैसे होते हैं, तो ये सारे फूले होते हैं। चिप्स उसमें चाहे 4 भी ना हो लेकिन फिर भी वो पैकेट काफी एयरी होते हैं। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें गैस फिल की जाती है, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमने क्यों फिल की है, नाइट्रोजन पहली चीज इनर्ट गैस है तो वो रिएक्टिव नहीं है, तो हमारे खाने को खराब नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर होती है ऑक्सीजन से हमें बचाना है, ऑक्सीजन का हमें कट ऑफ करना है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर उस चिप्स के पैकेट में चली गई है तो क्या होगा, हमारा जो ऑयली और फैटी फूड है उसके अंदर जो चिप्स हमारे बेसिकली प्रेजेंट है, पोटैटो के ही होंगे मोस्टली, राइट। और जो भी फ्लेवर उसमें ऐड है वो सब कुछ स्पॉइल हो जाता है व्हेन इट इज कमिंग इन द कांटेक्ट विद द एयर। एयर में कांटेक्ट में आते ही सब कुछ खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही है हमें, यस। तो फूड प्रिजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर फूड को खराब होने को हम फूड स्पॉइलेज से नहीं रेंसिडिटी से पढ़ेंगे। क्या, रेंसिडिटी से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है रेंसिडिटी का मतलब, जब कोई भी हमारा ऑयली या फैटी फूड है वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ड्यू टू द एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से वो खराब हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में कौन सा इफेक्ट है जो हमें एवरीडे लाइफ में दिखता है, दो चीजें हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन आई थिंक हमें पता है, कोई भी मेटल है, सपोज एनी मेटल इज अवेलेबल और वो क्या करता है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके, क्या, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो फॉर्म कर लेता है अपने ऑक्साइड्स में भी, अपने कोई और फर्दर प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, अपनी लेयर बना लेते हैं उस मेटल के ऊपर।
उस लेयर की वजह से क्या होता है, कुछ चीज़ें तो उसको प्रोटेक्शन देती है छोटी सी लेयर तो, ठीक है, कुछ चीज़ों में खराब होने लग जाता है, डिग्रेड होने लग जाता है, जैसे कि आपने बात सुनी होगी आयरन के बारे में। आयरन के में जब ये कोरोजन होता है तो उसे हम रस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तब उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, राइट। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोरोजन मतलब हम सबके मेटल्स की बात करें, सिर्फ आयरन की नहीं, सबकी। अगर सिर्फ आयरन की बात करेंगे तो हम रस्टिंग यूज करेंगे, कॉपर भी खराब होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोई और मेटल्स की, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, सबके ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है मतलब धीरे धीरे सब कुछ खराब होता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा गोल्ड को, सिल्वर को हम क्या करते हैं, इसे बहुत टाइम तक रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा ऐसे ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है। उसको सही करवाने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, उसको सही करवाने के लिए हम पॉलिशिंग के पे देते हैं, किसको, जूलर्स को, राइट। जूलर्स क्या करते हैं, उसको, ज्वेलर्स क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने का मतलब क्या होता है, पॉलिश मतलब होता है जो लेयर उस पे फॉर्म हो गई है वो ऑक्सीजन की या मॉइस्चर की वजह से, उस लेयर को वो रिमूव कर देते हैं। जैसे ही वो लेयर रिमूव होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो पहले अंदर लस्ट्रस गोल्ड था वो हमें वापस से नजर आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गई यहाँ तक? यस एवरीवन। तो दो ही चीजें हैं जो आज हमें पढ़नी है, बहुत ही सिंपल लेक्चर होने वाला है, और ये दोनों चीजें वो हैं जो हम रोज के रोज अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं। आपने देखा होगा, आप जब भी अपनी रूफटॉप पे जाते हैं, छत पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसे मेटल ना पड़ा होता है, राइट। मोस्टली आयरन के बहुत सारी चीजें हैं, मे बी टूटी हुई चेयर है या फिर कोई और चीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आयरन के रखे होते हैं। अब क्या होता है, बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश आती है तो अगर कंटिन्यूसली वो जैसे 1 साल से या 6 महीने से ऊपर ही पड़े हुए हैं, बारिश तो आएगी, 6 महीने में 1 साल में तो बारिश आएगी, राइट। जैसे ही बारिश आती है तो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर एक ना ब्राउनिश सब्सटेंस आने लग जाता है, राइट। एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, वहां पर एक पाउडर्ड सब्सटेंस बेसिकली कलेक्ट हो जाता है, वही पाउडर्ड सब्सटेंस हमारी रस्ट होता है। क्या होता है, दैट इज द रस्ट। और ये रस्ट क्या करता है, कोरोजन जो है एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, मतलब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार ये खराब हो गया है तो वो खराब हो गया, तो रिवर्स तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, प्रिवेंशन इसका पॉसिबल है। हम चाहें तो रोक सकते हैं कि ऐसा ना हो। कैसे करेंगे, उसके लिए मल्टीपल मेथड्स हमारे पास होते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। क्लियर है बात यहाँ तक की? क्लियर एवरीवन? यस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास विद द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो देखो, ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्या ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं। क्या है, इसके बहुत सारे डैमेजिंग इफेक्ट है ऑन दी मेटल्स एज वेल एज ऑन दी फूड। देखो, फूड के ऊपर भी और मेटल्स के ऊपर भी, दोनों को ही खराब करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन द मेटल्स इज स्टडीड एज कोरोजन। जब मेटल पे जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम पढ़ते हैं कोरोजन की फॉर्म में, एंड जब फूड पे होगा तो हम उसे पढ़ेंगे रेंसिडिटी की फॉर्म में। क्या, रेंसिडिटी के फॉर्म में। तो दोनों टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेटल्स पे जब भी क्या होगा, मेटल्स पे जब भी हमारा मेटल्स डैमेज होते हैं ड्यू टू दिस oxidation, so that's what known as corrosion. When the food is getting damaged or destroyed by the oxidation, that's what known as rancidity over here. ठीक है. So there are two common effects of oxidation reaction which we observe in our daily life, that is corrosion of metals and rancidity of food. ठीक है, ये दो ही चीजें हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है. क्लियर है एवरीवन? यस. तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कोरोजन से. ठीक है, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस. अब कोरोजन में क्या हो रहा है? कोरोजन में एक हमारा सपोज मेटल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक आयरन की रॉड है. क्या है? लेट्स सपोज ये एक आयरन की रॉड है. ठीक है, अब ये आयरन की रॉड है तो इससे क्या होगा? इस आयरन की रॉड पे ऑक्सीजन ने कांटेक्ट किया है. क्या किया है? इस आयरन की रॉड पे ऑक्सीजन हमारा आ चुका है. ठीक है, अब यहाँ से तो आ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ से भी आ रहा है. उस पे कौन अटैक कर रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पर मॉइस्चर भी है तो मॉइस्चर भी अटैक करेगा. हाँ भाई, मॉइस्चर भी अटैक करेगा. ठीक है, अगर कोई ना कोई गलती से एसिड यहाँ पर गिर गया है तो ये एसिड भी इस पे रिएक्शन करने वाला है. क्या करने वाला है? ये एसिड भी इस पे अटैक करने वाला है. ठीक है, दिस एसिड इज आल्सो गोइंग टू अटैक दिस पर्टिकुलर आयरन रॉड. अब क्या होगा? इतनी सारी चीजें जब आयरन पे अटैक करेंगी तो क्या हो जाएगा? तो होगा इसका कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? वो ब्राउनी सब्सटेंस. क्या? वो ब्राउनी सब्सटेंस, रेड ब्राउनिश सब्सटेंस बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा. क्या मिलेगा? रेड ब्राउनिश सब्सटेंस. तो यहाँ पर एक पाउडर्ड सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है. क्या हमें ये विजिबल है? यस एवरीवन. इसके ऊपर एक लेयर, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट लेयर बनती है, नहीं, ये इस तरह का ब्राउनी रेडिश ब्राउन सब्सटेंस यहाँ पर बन जाता है जिसे हम कहते हैं रस्ट. क्या कहते हैं? रस्ट हम कहते हैं. और रस्ट कब बनती है? जब आयरन हमारा कोरोड हो जाता है. क्या? जब आयरन हमारा कोरोड हो जाता है तब बेसिकली रस्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाली है. ठीक है, तो सब लोग इसकी डेफिनेशन लिखो. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप gradually by the action of air, moisture
और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। तो कभी भी अगर किसी मेटल की, अभी सिर्फ आयरन की हमने बात की है, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी मेटल की सरफेस पे अगर एयर है, मॉइस्चर है या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करता है, उस पर गिर जाता है, उस पर टच में आता है, उसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो क्या करेगा, तो हमारे मेटल्स को डिग्रेड करेगा। क्या करेगा, हमारे मेटल्स को यहाँ पर वो डिग्रेड करने वाला है, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन। क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहने वाले हैं, ठीक है। When an iron object is left in the damp air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust। अब जब हमने कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, अब आयरन क्यों डिस्कस कर रहे हैं बार बार, सबसे ज्यादा क्यों इसी में हमें देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा प्रिवेंशन की जरूरत भी इसी को है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं हमारे, ठीक है, बहुत ही हैवी जैसे बिल्डिंग्स हैं, तो वो सब किस पे टिकी है, आयरन ऑब्जेक्ट्स पे ही टिकी है, राइट। दैट इज अ वेरी हैवी एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, राइट। तो आयरन की चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है, अगर सब ऐसे रस्ट होने लग जाएगी तो हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। बार बार थोड़ी हम सही कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम बहुत सारी प्रिवेंशन टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि आयरन की वजह से या आयरन खराब ना हो और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा डैमेज कॉज ना हो। क्लियर है एक बात, यस एवरीवन। तो लिखो सब यहाँ पर इसको, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन द डैम्प एयर, मतलब खुली हवा में जब इसको हम छोड़ देते हैं फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन छोड़ा और अगले दिन इसमें रस्ट आ गई, नो, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है बेसिकली हमारा स्लो प्रोसेस में आएगा, अच्छा स्लो प्रोसेस ओवर हियर, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ पर एक रेड ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस, पाउडर्ड सब्सटेंस बेसिकली फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पर कहा जाता है। नाउ रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल व्हिच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ओन। रस्टिंग में क्या होता है, रस्टिंग के अंदर वो चाहता नहीं है कि ऐसा हो, ऑब्वियसली अगर कोई चीज खराब हो रही है तो हम थोड़ी चाहेंगे, राइट। तो आयरन भी ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी अनवांटेडली क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक है। कब होता है, उसका नेचर है, ठीक है, ठीक है, नेचर में ही अकर करता है बेसिकली, क्योंकि एयर हर जगह है, मॉइस्चर हर जगह है। अब सारी आयरन की चीजों को हम ऐसे प्रोटेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, हम सोचे कि हम सबको ढक दें या सबको कवर कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी आयरन की बनी होती है, आयरन से मिलकर बनी होती है बेसिकली, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ हम यहाँ पर सेव कर पाए, बट जो पॉसिबल है वो क्या है, पॉसिबल यहाँ पर ये है कि हम क्या करें, प्रिवेंशन मेथड्स का यूज करें। क्या करें, प्रिवेंशन मेथड का यूज करें, क्योंकि अगर एक बार रस्टिंग हो गई है उसको दोबारा से हम सही नहीं कर पाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट्स अ केमिकल एंड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये रस्टिंग है या कोरोजन है हम बात कर रहे हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आता है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये याद रखना, ठीक है। केमिकल प्रोसेस तो है ही, केमिकल के साथ साथ इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है, अगर इसको हम चाहेंगे तो भी सही नहीं हो पाएगा ये बाद में, ठीक है। तो पहले ही करना पड़ेगा, जो भी हमें करना है वो पहले ही करना होगा, अदरवाइज बाद में पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, यस एवरीवन, ग्रेट। मूविंग अहेड विद द कोरोजन नाउ, आगे क्या है भाई देखो, कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। अब ये क्या होगा, कोरोजन क्या करता है, आयरन के ऑब्जेक्ट को खराब करता है। कैसे खराब कर रहा है, देखो आयरन के या स्टील के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ये खराब करता है, उस स्ट्रक्चर को वीक कर देता है, क्योंकि धीरे 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 वो रस्टिंग उस पर जमा होती जाती है। तो अब देखो इनसे क्या क्या बना है, आयरन और स्टील से रेलिंग्स होती है हमारे घर में, किसकी बनी है, इसी की बनी है। कार बॉडीज की बात कर लेते हैं, ब्रिजेस हैं, या शिप्स की अगर हम बात करें, शिप की जो बॉडी होती है वो भी आयरन की ही बनी होती है। तो इन सबको या तो वो डैमेज कर देगा या फिर उनकी लाइफ छोटी कर देता है। लाइफ छोटी करने का मतलब कोई चीज अगर 20 साल चलने वाली होती है तो रस्टिंग की वजह से वो अब 10 साल ही चलेगी, ठीक है, या 15 साल ही चलेगी। तो उसने क्या किया, उसकी लाइफ को कट शॉर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब हो गई। क्वालिटी खराब हो जाएगी तो चीजें लंबी नहीं चल पाएंगी, राइट एवरीवन। अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंट एवरी ईयर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। बहुत सारा पैसा हम हर साल गवाते हैं, किसके लिए, इस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए, इस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंट करना ही एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसके अलावा हम और कोई चीज पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, राइट एवरीवन। तो बहुत सारा मनी हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन एंड द स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर, अब देखो सब कुछ तो नहीं कर सकते प्रिवेंट, तो जो चीजें रह जाती हैं प्रिवेंट होने में उन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जरूरी है। नहीं करेंगे और चीज खराब हो गई है, वीक हो गई है, अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रही है, ठीक है, कोई फ्लाईओवर है सपोज, अब वो उसकी ही जो आयरन रॉड्स हमने डाली थी वो खराब हो गई, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, फ्लाईओवर में कोई भी ट्रैवल कर रहा है, सडनली एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को रिप्लेस करना या फिर इनका कोरोजन से प्रिवेंशन करना, ठीक है। दोनों में से जो भी हम कर पाए दोनों ही हम करते हैं और हर जगह पे हमें करना पड़ता है, ठीक है,
डन। अब देखो ये तो बात हुई अभी तक आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स की, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इनके ऊपर आएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई और मेटल्स में भी यहाँ पर होता है, जैसे सिल्वर में आपने देखा होगा, सिल्वर में क्या होता है, एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। आपने देखा होगा चांदी की पायल या रिंग्स जब हम पहनते हैं तो उसमें एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। वो ब्लैक कोटिंग क्यों आई है, वो ब्लैक कोटिंग उसका कोरोजन है, क्या है, सिल्वर का कोरोजन होता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप कुछ कॉपर का पहनते हो, क्या, जब आप कुछ कॉपर का पहनते हो तो उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। कौन सी कोटिंग आ जाती है, उस पर ग्रीन कोटिंग यहाँ पर आ जाती है। और ये भी क्या है, ये भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ये भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल होने वाला है। क्लियर एवरीवन? यस। मूविंग अहेड विद द रेंसिडिटी नाउ। तो कोरोजन के बारे में जो भी हमने पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। पढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है फूड आइटम्स के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो फूड आइटम भी, जब फूड आइटम कौन से, कोई पोटैटो से बना हुआ है, ठीक है, कोई ऑयली चीज है, ये चीजें क्या होती है, एयर के कॉन्टैक्ट में आके फटाफट से खराब हो जाती है, ठीक है। तो इनको बचाना पड़ता है, इस रेंसिडिटी से बचना है, तो फूड हमारा खराब क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फूड प्रिवेंशन भी यहाँ पर हम करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन भी बेसिकली किया जाता है। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है। जैसे आपने सपोज बहुत सारी सब्जी ले ली है, वो सब्जी इतनी तो हम नहीं बना पाएंगे, इतनी हम खा ही नहीं पाएंगे, तो क्या करें, तो मम्मियाँ क्या करती है, उसका अचार डाल देती है, राइट। अचार क्या होता है, बहुत लंबा चल सकता है, 6 महीने 1 साल तक भी चलाया जा सकता है, बस उसको हमें मॉइस्चर से दूर रखना होगा, तो इट विल बी फाइन, ठीक है। तो उसमें ऑयल और विनेगर हम यूज करते हैं ताकि उस अचार को लंबे टाइम तक चलाया जा सके। समझ आ रही है बात, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो सकता है और कैसे हम करते हैं फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कोई रॉ मीट है या रॉ फिश है, उसमें बहुत जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खराब करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से सॉल्ट की लेयर अप्लाई कर देते हैं। सॉल्ट में जब उसको रखते हैं ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खराब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स भी यहाँ पर हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी हम कुछ केमिकल्स का यहाँ पर यूज करते हैं। एयर टाइट पैकेजिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। कुछ चीजों को सुखाया भी जाता है, ड्राइंग मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। ड्राइंग से क्या होगा, जो भी मॉइस्चर उनके अंदर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। क्या होगा, जो भी मॉइस्चर यहाँ पर उनके अंदर प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है, राइट। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम ऐड करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, यहाँ पर ऐड करते वाले हैं टू फूड्स कंटेनिंग द फैट्स एंड ऑयल। अब ऐसा फूड सबसे ज्यादा खराब होता है जिसमें ऑयल्स हैं और फैट है, ठीक है। तो उसको हमें अगर बचाना है तो क्या करेंगे, उसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए हैं। क्या ऐड किए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और अ केमिकल विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। ये क्या, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को यहाँ पर ये प्रिवेंट करता है। नाउ द 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन द फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी आर BHA। यहाँ पर 2 चीजें हैं, 2 बहुत ही कॉमन एंटीऑक्सीडेंट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। पहला है BHA, दैट स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसका क्या मतलब है, BHA का मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। और BHT भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। BHT क्या है, BHT है हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलिन, ठीक है। तो पीछे का एक एनिसोल है और एक टोलिन है, बाकी चीजें सेम यहाँ पर रहने वाली है। तो BUT एंड BHT सबसे ज्यादा यहाँ पर एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। क्या हमें ये बात क्लियर है, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड, यस, ग्रेट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रिवेंटिंग कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट हम करेंगे इन्हीं दोनों को चीजों को लेकर, ठीक है। अभी हमने यही पढ़ा था। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कैसे इसका प्रिवेंशन करें। तो पैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को। कहाँ पर, नाइट्रोजन गैस के अंदर। आपने कहा चिप्स का पैकेट इतना फूला हुआ होता है और फिर बाद में उसमें से 4 या 5 चिप्स निकलते हैं, राइट। ऐसा क्यों है, तो उसमें हमने फिल की है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि चिप्स के पैकेट इतनी जल्दी खराब नहीं होते, बहुत टाइम तक। देखो आपने देखा होगा शॉपकीपर्स के पास बहुत सारे चिप्स के पैकेट होते हैं। क्यों होते हैं बहुत सारे चिप्स के, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता है उनको कितने की जरूरत है। हो सकता है किसी महीने बहुत ज्यादा चिप्स उनके सेल हो जाए, हो सकता है किसी महीना नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो रख के बैठे रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते जाते हैं तो क्या होता है, वो खराब नहीं होते एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो 3 से 4 महीने तक वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस खराब नहीं होने का रीजन क्या है, ये नाइट्रोजन गैस। अगर ये वहां से निकल जाती है और ऑक्सीजन अगर उसमें गलती से एंटर कर चुकी है तो हमारा फूड आइटम खराब होगा ही होगा, ठीक है। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग food in the nitrogen gas. Now when the packed food is surrounded by an unreactive gas nitrogen, अब हमने क्या किया, फूड को सराउंड कर दिया किसके, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो अब नाइट्रोजन गैस अगर वहां पर होगी तो ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। सो देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन। अब वहां पर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। तो हमने नाइट्रोजन फिल क्यों की है, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर ना कर पाए। क्यों फिल की है, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर ना कर पाए और उसको रेंसिड ना बना पाए, क्या, और उसको रेंसिड ना बना पाए, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स फिल द प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग चिप्स with nitrogen gas to prevent the chips from being
ऑक्सीडाइज्ड एंड टर्न रेंसिड। ये जो भी लोग होते हैं जो पोटैटो के चिप्स हैं या और भी किसी तरह की ऐसी चीजें जो होती है ना, स्नैक्स वाले आइटम होते हैं, इनको ज्यादातर हमेशा नाइट्रोजन गैस के साथ ही फिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पाए। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फूड आइटम हमारा खराब नहीं होगा। क्लियर है बात? अंडरस्टूड एवरीवन? यस, समझ आया हमें यहाँ पर? तो सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि रेंसिडिटी ना हो, फूड आइटम खराब ना हो। ऑब्वियसली खराब होगा तो हमारा नुकसान होगा, और गलती से अगर हमने वही खराब खा लिया है तो हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। क्लियर एवरीवन? यस। तो कैसे संभालेंगे इसको, कैसे सही करेंगे, क्या करें ऐसा जिससे कि रेंसिडिटी ना हो? तो पहला तो हमने देख ही लिया है कि नाइट्रोजन गैस हम यहाँ पर फिल कर देंगे। क्या? नाइट्रोजन गैस हम यहाँ पर फिल कर देंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? फ्रिज में रखना है खाना। अभी हमने पढ़ा था गर्मियों के टाइम पे, क्या गर्मियों के टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर दिस रेंसिडिटी एंड फॉर दिस ऑक्सीडेशन टू अकर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही सूटेबल होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्योंकि बहुत ही सूटेबल है तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चीजों को या तो फ्रिज में रखना है। जब भी आप फ्रिज से बाहर निकालो कोई चीज को कंज्यूम करने के लिए, या सपोज गलती से कोई चीज बाहर रह गई है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? गर्म कर सकते हैं, उसको बॉईल कर लो, हीट कर लो, ताकि हीट करने से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे ना वो डेड हो जाएंगे। ठीक है, डेड होने के बाद अगर कोई इफेक्ट भी होगा, जैसे दूध है, आप दूध गर्म करके चेक करते हो, गर्मियों में आपने देखा होगा बार बार दूध गर्म किया जाता है 3 से 4 बार दिन में। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर गलती से वो खराब हो गया है तो वो फट जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, कभी कभी वो खट्टा भी हो जाता है या फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें हमें इंडिकेशन देती हैं बेसिकली कि हाँ यहाँ पर फूड स्पॉइल हो चुका है। ठीक है, डन। तो क्या करना है, सबसे पहले चीजों को हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है। फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ यहाँ पर उतनी आसानी से, उतनी जल्दी से नहीं हो पाती है। ठीक है, सो द रेफ्रिजरेटर हैज अ लो टेम्परेचर इनसाइड इट। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर काफी लो होता है। Now when the food is kept in a refrigerator, the oxidation of fats and the oils in it is slowed down due to the low temperature. अब उनका जो ऑक्सीडेशन है वो अपने आप धीरे हो जाता है, धीरे हो गया है तो उनकी ग्रोथ भी वहां पर धीरे हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू लोअर टेम्परेचर्स, सो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन उतनी जल्दी से नहीं होगा, डेवलपमेंट उतनी जल्दी से यहाँ पर उनका नहीं हो पाएगा। किसकी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं? रेंसिडिटी की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट यहाँ पर आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक मेथड क्या हो सकता है कि हम फ्रिज में यहाँ पर इसको रख दें, दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड देखो, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ये भी बहुत कॉमन है, हम काफी बार करते हैं, जैसे नमक है, सॉल्ट है, या फिर हम बॉर्नवीटा रखते हैं। ठीक है, ग्लूकोज रखते हैं, तो ये सारी चीजें हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। एयर टाइट कंटेनर्स में मतलब जिसमें एयर भी ना जाए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? एयर जाएगी तो क्या होगा, खराब होना फॉर श्योर है। खराब कैसे होता है? वैसे खट्टा हो जाता है ना, उसका ऐसे लम्प्स बन जाते हैं वहां पर, या फिर हो सकता है कभी कभी कुछ चीजें बिल्कुल ही खराब हो जाती है कि उसको हम यूज भी अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको सेव करना है तो हम क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हेन द फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो बहुत ही कम चांस है, जब आप खोलोगे उसको तभी एयर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। नाउ ड्यू टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड इज slowed down and hence the development of rancidity is retarded। अब ऑक्सीजन अगर कम जाएगी तो ऑक्सीडेशन बहुत ही कम होगा। ऑक्सीजन बहुत कम जा रही है तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्लियर है हमें? यस। नाउ रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट। ये भी एक चीज कर सकते हैं हम, डार्क में रखने से। क्या डार्क में रखने से भी क्या होता है, रेंसिडेशन को स्टॉप किया जा सकता है, रिटार्ड किया जा सकता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड इज स्लोड डाउन। अगर लाइट नहीं होती तो वो भी स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि रेंसिडिटी हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम कोई दवाई वगैरह लेके आते हैं, आपने देखा है कफ सिरप है या कोई और सिरप जब हम लेके आते हैं तो उसमें लिखा होता है कीप इट at a dry place or keep it at a store place, that fridge one। ठीक है, तो आप ड्राई प्लेस में रखो, कूल प्लेस में रखो, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ओवर दैट सिरप। ठीक है, क्यों लिखा होता है? ये इसलिए लिखा होता है कि भाई कहाँ पर जाके वो रिएक्टिव हो जाएगा, तो उस जगह पे हमने उसको नहीं रखना है। ठीक है, डार्क में बोला हुआ है तो हमें डार्क में ही रखना पड़ता है उसे। ठीक है, लाइट में बोला है तो लाइट में ही रखना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए होते हैं कि जो उसके अंदर कंसिस्ट है ना, उसके जो उस सिरप के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, वो खराब ना हो, दैट्स व्हाई दोज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ओवर हियर। क्या हमें बात समझ में आ चुकी है? रेंसिडिटी क्या है? बेसिकली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड आइटम्स का, उनको बचाने का कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? यस। तो यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। हमने आज बात की है किसकी, रेंसिडिटी और कोरोशन, दो बहुत ही कॉमन इफेक्ट्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन दे हैपेंस,
राइट, क्लियर एवरीवन। तो कोरोजन क्या होता है, मेटल जब हमारे धीरे धीरे ग्रेजुअली डिग्रेड हो जाते हैं बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड द एयर और बेसिकली ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट नोन एज कोरोजन। रेंसिडिटी होती है जब हमारा फूड आइटम में जैसे फैट और ऑयली फूड जो होता है वो सबसे ज्यादा खराब होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्यों हो रहा है वो डैमेज, वो डिस्ट्रॉय इसलिए होता है, वो इसलिए खराब होता है बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से बचाना है हमें बेसिकली, ठीक है, तो नाइट्रोजन में हमें वो रखना होता है। क्लियर है बात? यस एवरीवन। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर आवर टुडेज क्लास। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर बेसिकली हमें डिस्कस करनी है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।